राकेश भाई, वो एक चीज और, वो अपना जो बनाई थी बीओडीएस की, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्या? कौन सी? जो नहीं, मेन वो बनाए। जो टेक्स्ट फाइल है ना, वो उसमें क्वेश्चन और आंसर है। तुम हम्म। जाओ वहां पे, क्वेश्चन और आंसर पढ़ो। वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है उसमें या कुछ डाउट है तो वो टेक्स्ट में मुझे पूछ लेना। ठीक है, चलेगा। क्योंकि वो करना जाओगा ना तो और 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही है। तुम खुद से पढ़ोगे समझोगे तो हो सकता है ज़्यादा अच्छे से समझे। ठीक है। तो अभी जो आज का जो पहला टॉपिक है ना वो है वेरिएबल्स का। तो अभी हम लोग है ना ये जॉब लेवल पे, ये जॉब नया क्रिएट किया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा है अभी मैंने फिलहाल। राकेश भाई, सॉरी, कल का रिवीजन दे सकते हो क्या, थोड़ा सा क्विक? वो लास्ट में देख लेते हैं अभी। ठीक है, ये चलेगा स्टार्ट किए तो चलेगा ये कर चलेगा चलेगा चलेगा। याद दिला देना मुझे। हाँ। तो ये अभी हम लोग जॉब लेवल पर है। यहाँ पे वर्क फ्लो नहीं है, डेटा फ्लो नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम्म। अभी हम लोग देखते हैं जॉब लेवल पे सिर्फ दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। हम्म। ठीक है। तो 3 प्रकार के वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल, लोकल एंड ग्लोबल। ग्लोबल और पैरामीटर, पैरामीटर वेरिएबल। ओके। हम्म। तो ये जो वेरिएबल है इसको नॉर्मल वेरिएबल भी कहते हैं, जो ग्रीन वाला वेरिएबल है। हम्म। इसको नॉर्मल वेरिएबल भी कहते हैं, इसको लोकल वेरिएबल भी कहते हैं। और एक ग्लोबल वेरिएबल है। और जब मैं यहाँ पे, ये जॉब लेवल पे है, पूरे जॉब लेवल पे मतलब यहाँ पे एक बार डिक्लेयर कर दूंगा तो इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाओगा वहाँ वहाँ वो फ्लो होते जाएगा। तो अभी मैं एक वर्क फ्लो लेता हूँ, मान के चलते हैं ये ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप पूरे जॉब में है। ठीक है। तो ये अभी हम लोग जॉब लेवल से होके वर्क फ्लो लेवल पे आए। ठीक है। तो वर्क फ्लो लेवल पे हम लोग क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं? नॉर्मल वेरिएबल यानी कि लोकल वेरिएबल, पैरामीटर वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। ये तीनों हम लोग वर्क फ्लो लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम लोग जाके देखते हैं डेटा स्टोर लेवल पे। डेटा स्टोर लेवल पे हम लोग लोकल वेरिएबल क्रिएट कर ही नहीं सकते, और पैरामीटर वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, समझा ना? जॉब लेवल पे पैरामीटर नहीं था, डेटा स्टोर लेवल पे लोकल वेरिएबल नहीं है, जो ग्रीन कलर का सर्कल था वो, और वर्कफ्लो लेवल पे तीनों होते हैं। है ना? तो वर्कफ्लो लेवल पे तीनों हैं, डेटा स्टोर लेवल पे दो हैं, ग्लोबल और पैरामीटर, और जॉब लेवल पे नॉर्मल और ग्लोबल। ठीक है। आज तो, आज नींद तो नहीं आ रही? नहीं, आज नींद नहीं आ रही। बैकअप में कॉफी रखी है मैंने, पी लूंगी। कॉफी तो हिट ही नहीं करती यार अब। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछता है कि डेटा फ्लो लेवल पे क्या हम लोकल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, और ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही बेसिक है। तो एक चीज कॉमन है कि ग्लोबल वेरिएबल ना तीनों में है। तो अब ये कौन से कंडीशन पे, किस सिचुएशन पे कौन सा वेरिएबल यूज करना है, और पैरामीटर वेरिएबल कैसा यूज होता है, ग्लोबल वेरिएबल कैसा यूज होता है, और लोकल वेरिएबल कैसा यूज होता है, ये हम लोग अभी देखेंगे। बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जॉब लेवल पे हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, जिसको मैं नाम दे देता हूँ जीवी, ग्लोबल वेरिएबल। और इसको मैं हार्ड कोड करके एक वैल्यू भी असाइन कर देता हूँ ग्लोबल वेरिएबल को। ठीक है। और ग्लोबल वेरिएबल के साथ यहाँ पे मैं लोकल वेरिएबल भी क्रिएट कर देता हूँ। ये अभी हम लोग जॉब लेवल पे है। अंदर जाते हैं।
यहाँ पे एक पैरामीटराइज्ड वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ये ऑप्शन बाहर नहीं आया था ना पैरामीटर वाला? हाँ, ये बाहर क्यों नहीं आया था? क्योंकि हम लोग जॉब लेवल पे थे, जॉब लेवल पे। हम्म तो हम्म जॉब लेवल पे लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, पैरामीटराइज्ड वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। हम्म वर्कफ्लो पे तीनों आ गए। जाके देखते हैं एक बार वर्क वर्कफ्लो पे। ये वर्कफ्लो लेवल हाँ पे वहाँ वर्क, तीन है। यहाँ पे 3 आ गया। जब मैं डेटा फ्लो लूँगा ना यहाँ पे, वो आएंगे। तो वो ग्रीन वाला हट जाएगा, यानी कि लोकल वेरिएबल हट गया। तो ये आ गया। और देखो मैंने ग्लोबल वेरिएबल जॉब लेवल पे डिफाइन किया था ना, तो वो फ्लोट होते होते अंदर तक आ गया। हम्म तो हम लोग क्या करेंगे, अ, हमने सबसे पहले क्या किया अभी यहाँ पे। तो राकेश भाई, हम्म हम जो ग्लोबल लेवल होता है हम्म, वो सबके लिए डिफाइन कर सकते हैं ना? सबके लिए बोले तो वो देखो, जहाँ ग्लोबल वेरिएबल मतलब कैसा कि कोई एक चीज है, मतलब एक वेरिएबल है जो मुझे वर्क फ्लो, मान के चलो कि 4-5 तीनों वर्क में फ्लो यूज कर रहे हैं और 4-5 डेटा फ्लो यूज कर रहे हैं, और वो हर जगह यूज आने वाला है। हाँ। तो उस केस में ग्लोबल वेरिएबल यूज करेंगे, जो कि हम रिपीटेडली एक बार उसको इनिशियलाइज कर दिया, ग्लोबल वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दिया, तो हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करके उसमें वैल्यू 10 असाइन करी। अभी हम लोग ग्लोबल वेरिएबल से वो जो 10 वैल्यू है वो पास करेंगे लोकल वेरिएबल में, और लोकल वेरिएबल से हम लोग पास करेंगे पैरामीटराइज वेरिएबल में, पैरामीटर वेरिएबल में। हम्म, और लास्ट में हम लोग प्रिंट करवा देंगे ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू क्या है, लोकल वेरिएबल की वैल्यू क्या है, और पैरामीटर वेरिएबल की वैल्यू क्या है। तो ये तीनों की वैल्यू 10 10 10 आएगी। तो यही हमें करना ओके है, मतलब हमें देखो, वेरिएबल इनिशियलाइज तो हम कर सकते हैं नॉर्मली, जो हम लोग करते हैं ना, एसक्यूएल यूज करके, फिर उसमें स्कीमा नेम लिखते हैं, फिर अंदर एसक्यूएल का स्टेटमेंट लिखते हैं, वो कर सकते हैं। वो तो बहुत कॉमन है। बट एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में वैल्यू ली जाना, मतलब हम्म जॉब लेवल से वर्कफ्लो लेवल पे वो वैल्यू ट्रांसफर कराना, और वर्कफ्लो लेवल से और डेटा फ्लो लेवल तक उसको ले जाना, खींच खींच के, हम्म यानी पास कर करके। तो वो हम देखने वाले हैं। एक जो तरीका जो मैं इसके पहले जो इजी है करके बोल रहा हूँ ना, वो ये है। देखो ये वाला जो है ना, हम्म इस वेरिएबल में सब ये स्ट्रिंग एज अ कोड, एज अ स्ट्रिंग डाल रहा हूँ। तो ये हम्म देखो, ये वेरिएबल को ऐसा हार्ड कोड करके भी इनिशियलाइज किया जा सकता है, मतलब उसमें वैल्यू असाइन की जा सकती है। इस तरीके से भी की जा सकती है। और जो हम एसक्यूएल करके लिखते हैं, हम्म राकेश भाई, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ ये देखो, ये जो तरीका है ना, इस वेरिएबल में एसक्यूएल लिख के यहाँ पे एप्स आना लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पे हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट रहता है। हम्म तो तो इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब क्वेरी यूज करके भी वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, और बिना क्वेरी यूज के हार्ड कोड भी कर सकते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल में जैसा हार्ड कोड किया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले, वैसा भी कर सकते हैं फिक्स्ड वैल्यू। जैसा मान के चलो कि ग्रेविटी की जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, तो हम्म वो फिक्स्ड रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी, तो उसको हार्ड कोड कर सकते हैं। अच्छा तो यहाँ पे अभी हमने क्या क्या इनिशियलाइज किया देख लेते हैं। यहाँ पे हमने वेरिएबल, लोकल वेरिएबल किया और ग्लोबल वेरिएबल किया, और उसको वैल्यू असाइन कर दी 10। अभी हम लोग क्या करते हैं, वर्कफ्लो के अंदर एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे एक मैं पैरामीटराइज वेरिएबल भी क्रिएट किया है, देखो यहाँ पे। और इस पैरामीटराइज, इसके उसके पहले यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल की हमें पता है कि ग्लोबल वेरिएबल में जो अभी जो वैल्यू है वो करंटली है 10, ये हमें पता है फिलहाल। हम्म
तो अभी क्या करेंगे हम कि जो लोकल वेरिएबल था उसमें हम वैल्यू असाइन कर देते हैं जीवी की। मतलब ग्लोबल वेरिएबल का ये जो 10 है मैंने लोकल वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। और ये केस सेंसिटिव होता है, इनसेंसिटिव होता है। ग्लोबल मतलब हमने कैपिटल में क्रिएट किया, इसको जीवी लिख देता हूँ, तो वो उसको कैपिटल जीवी ही कंसीडर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं एक कैपिटल लेता हूँ एक स्मॉल लेता हूँ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक लोकल वेरिएबल ले लिया और एक पैरामीटराइज्ड वेरिएबल, हमें तीनों की वैल्यू देखनी है। तो अभी हमने ग्लोबल से लोकल में डाला, किधर गया, ग्लोबल से लोकल में डाला, लोकल से पीवी में नहीं डाला, मतलब पैरामीटर वेरिएबल में नहीं डाला, वो थोड़े देर में देखते हैं हम लोग इसी में। बट यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल पैरामीटराइज्ड वेरिएबल। यहाँ पे हम लोग आते हैं कॉल्स, एक लेवल और बाहर आना है अपने को। ये जो पीवी है ना, ये कॉल में आया, ठीक है, ये डेफिनेशन में था, अभी कॉल में आया। कॉल का काम है लोकल वेरिएबल से पैरामीटर वेरिएबल में डालना, असाइन करना उसको, जो भी है, मतलब ट्रांसफर करना। तो इस पे मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन करके यहाँ पे लोकल वेरिएबल डालता हूँ। तो लोकल वेरिएबल में जो भी वैल्यू रहेगी 8 9 10 वो जाएगी पीवी में। ओके, ये जो है यहाँ पे हमें अंदर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जॉब चलाते हैं। अभी क्लियर नहीं होगा कि इसके अंदर अभी हमने क्या क्या किया है, बट अभी क्लियर हो जाएगा। पैरामीटर में वैल्यू नहीं आई, ग्लोबल से लोकल में आ गया बट लोकल से पैरामीटर में नहीं आया। हाँ वहाँ पे तो लिखा था ना, तो भी नहीं आया। कुछ तो गलत किया है। ये ब्लैंक कैसे आ गया? इसको वर्क फ्लो में ही डालना पड़ेगा।
ओके। इस बार भी नहीं लिया उसने। वहाँ पे भी डेटा टाइप डिफाइन किया था क्या? हाँ, डेटा टाइप तो हर बार डिफाइन करना रहता है। यहाँ पे है ना, पीवी का भी इंट लिया है और इसका भी इंट लिया है। इसमें इनपुट पैरामीटर टाइप इनपुट क्यों किया है? ये पैरामीटर टाइप है ना, ये एक होता है इनपुट, इनपुट आउट, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट, एक होता है इनपुट और आउटपुट। तो ये इनपुट किया है इसलिए नहीं आ रहा है क्या नहीं, इधर? ऐसा नहीं है। इनपुट यानी कि वो वैल्यू वो वैल्यू लेगा। आउटपुट यानी कि अच्छा, जो भी रिजल्ट बनेगा, जैसा 2+3 कर रहा हो, तो वो उसको एज अ आउटपुट रिटर्न करेगा। ओके। इन मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो इन आउट में मतलब वो, जैसा मैंने 3 का स्क्वायर निकालना है, 3 का स्क्वायर, तो इन में मैं 3 पास करूंगा और आउट में मुझे वो 3 का स्क्वायर 9 देगा, तो इन आउट होगा वो। तो एक ही वेरिएबल इन के लिए भी यूज होगा, आउट के लिए भी यूज होगा। ये अनडिक्लेयर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे है ना, इन आता है, आउट आता है और इनपुट आउटपुट आता है। इस बार भी नहीं है। टाइप चेंज कर सकते क्या? एक मिनट डेटा रुकना, होता इसमें मैंने कि ये वाली स्क्रिप्ट शायद मिसिंग है इसमें। अभी आया। तो अभी हमने क्या किया कि ग्लोबल वेरिएबल में अलग अलग लेवल पे अलग अलग वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं, और हमने ग्लोबल वेरिएबल से लोकल वेरिएबल में डाला यूजिंग स्क्रिप्ट, और फिर लोकल वेरिएबल से फिर पैरामीटराइज्ड वेरिएबल में डाला यूजिंग दिस कॉल फंक्शन।
उसके बाहर आएगा स्क्रिप्ट के, यहाँ पे आएगा ये एलवी को डाला हमने पीवी में, तो इस वजह से हुआ ये कि ग्लोबल से लोकल में गया, लोकल से पैरामीटराइज्ड में आया। ठीक है, तो एक तो पैरामीटराइज्ड वेरिएबल तब यूज करना है जब वेरिएबल जो है एक फ्लो से दूसरे फ्लो में सेम वैल्यू उसके पास करनी है। हाँ। और लोकल वेरिएबल तब यूज करना है जब हम वर्क फ्लो लेवल पे काम कर रहे हैं। तो वर्क फ्लो के अंदर जितने भी एक वर्क फ्लो के अंदर मान के चलो कि 3-4 स्क्रिप्ट है और 3-4 डेटा फ्लो है, तो वो लोकल वेरिएबल एक बार वर्क फ्लो लेवल पे डिफाइन करने के बाद उन सारे 3-4 डेटा फ्लो सारे 3-4 स्क्रिप्ट के लिए अवेलेबल रहेगा। मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट बीओडीएस ऑब्जेक्ट यानी ये वर्क फ्लो, डेटा फ्लो, ट्रांसफॉर्मेशन जो भी रहेगा, जो इस वर्क फ्लो के अंदर रहेगा, उन सभी के लिए लोकल वेरिएबल अवेलेबल रहेगा। और ग्लोबल वेरिएबल जॉब लेवल पे डिफाइन करने पे कितने भी वर्क फ्लो में यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मुझे ये पूछा गया था कि मैंने अभी तक कौन कौन से वेरिएबल यूज़ किए हैं, तो मैंने उन्हें बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करता हूँ, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर जैसे कि वर्क फ्लो के अंदर मैं लोकल वेरिएबल यूज़ करता हूँ। तो और एक क्वेश्चन जब आएगा कि लोकल से पैरामीटराइज्ड वेरिएबल में कैसे लाते हैं, तो वो लाते हैं कॉल से, कॉल करके लाते हैं। और यहाँ से बताता हूँ, लोकल से पैरामीटर वेरिएबल में कॉल से लाते हैं। एक मिनट, और ग्लोबल से लोकल में ना इससे लाते हैं स्क्रिप्ट से। एक बार स्क्रिप्ट बताना। हाँ, स्क्रिप्ट में ग्लोबल जो डाल रहा है लोकल में डाल रहा है, और इसमें जो है लोकल जो डाल रहा है पीवी में डाल रहा है। बट पीवी हमने बाहर भी डिफाइन कर रखा है कॉल से। और ये नीचे अच्छा प्रिंट लिखा है। प्रिंट है, बस 3 प्रिंट है। हम्म। तो ये ही चीज यहाँ पे लिखी है, ग्लोबल से लोकल में डालना है तो वाया स्क्रिप्ट, लोकल से पीवी में डालना है तो बाय कॉल। ये क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्टली ग्लोबल से पीवी में डालना है तो वो डायरेक्टली नहीं जाएगा, वो लोकल वेरिएबल के थ्रू ही होके जाएगा। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट वेरिएबल्स। अभी एक चीज देखते हैं इसमें बीओडीएस में, वो होता है कस्टम फंक्शन। ये फंक्शन हो गया, ये कस्टम फंक्शन हो गया। तो इसमें ऑलरेडी क्रिएटेड है क्या, की वैल्यू पेयर रिटर्न कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वाला देखो, ये जो फॉर्मेट फोन नंबर है ना, ये एक फंक्शन क्रिएट किया है। तो यहाँ पे क्या है कि फोन नंबर ले रहा है एज ए इनपुट। तो ये कैसा होगा, कॉल कैसा होगा पहले ये देख लेते हैं। तो कॉल इसका जो इनपुट मतलब देखो फंक्शन है, तो हम लोग उसमें डालते हैं ना कि काउंट कॉलम नेम, हाँ। सिलेक्ट में जब लिखते हैं तो काउंट, उस कॉलम का काउंट लेना है, कितने काउंट है टोटल। तो काउंट एक फंक्शन है, सम एक फंक्शन है, किसी एक कॉलम का सम लेना है। तो वैसे ही ये एक फंक्शन है, कस्टम फंक्शन। ये कस्टम फंक्शन एक फंक्शन है, जैसा हमारा उसमें फंक्शन होता है ना, डेटाबेस में फंक्शन होता है, वैसा बीओडीएस में भी फंक्शन होता है। डेटाबेस के फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें एसक्यूएल लिखनी पड़ेगी, एसक्यूएल, फिर उसका यहाँ पे एप्स आना लिखना पड़ेगा, डैश फिर यहाँ पे हमें कॉल प्रोसीजर है तो कॉल प्रोसीजर लिखनी पड़ेगी, और फंक्शन को हम कॉल नहीं कर सकते। तो ऐसे सिलेक्ट सम ऑफ
अमाउंट फ्रॉम सैलरी, ऐसा करके हम सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम लोग अपने खुद के फंक्शन बना सकते हैं, जैसे कि इसमें फॉर्मेट फोन नंबर लिखा हुआ है। पापा ने उसको बुलाया, पापा ने अरे यार, तो ये भी लास्ट वीकेंड और कस्टम फंक्शन को कुछ इस तरीके से कॉल करते हैं, ठीक है। और कस्टम फंक्शन के अंदर अगर मान के चलो कि कोई फोन नंबर का कॉलम है, तो यहाँ पे फोन नंबर का कॉलम नेम लिखूंगा। अगर फोन नंबर हार्ड कोड करना है तो ऐसे कुछ लिख दूंगा, तो ये एक वैल्यू लेकर के जाएगा फोन नंबर के फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये कॉल हो गया, इसके आगे भी कुछ नहीं लिखना, पीछे भी कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सेमी कॉलन देना है। तो ये इतना लिखने पे कॉल हो जाएगा। ये इतना लिखने पे क्यों कॉल होगा? क्योंकि ये BODS का कस्टम फंक्शन है और ये हाना का फंक्शन है, इसलिए हमको स्क्रिप्ट बना के करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्क्रिप्ट जाके एट लास्ट हाना पे रन होने वाली है। कस्टम फंक्शन को डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, उसको रन SQL वगैरह कुछ नहीं लिखना है आगे पीछे। तो इस फंक्शन के अंदर जाते ये क्या कर रहा है फंक्शन, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि तुमने कस्टम फंक्शन पे काम किया है क्या, या फिर कस्टम फंक्शन पे काम किया तो तुमने उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है। तो सबसे पहला एग्जांपल ये है कि एक इनपुट आएगा फोन नंबर जो कि रहेगा 0 से 9 तक, और ये रेजेक्स रिप्लेस है। ये इनपुट लेगा फोन नंबर जो अभी 9 से लेके 0 तक डाला है मैंने, 987 से लेके 0 तक, तो वो लेगा, ठीक है। और वो ये यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि वो नंबर ही होना चाहिए 0 to 9, ठीक है। तो और उसको इसने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे वो लेंथ गिन रहा है कि 10 नंबर का होना चाहिए, मतलब कि फोन नंबर एक फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब इनवैलिड फोन नंबर नहीं होना चाहिए, ये चेक करने का फंक्शन है ये, ठीक है। तो इसने सबसे पहले तो लेंथ ही चेक करते कि 10 नंबर का, 9 नंबर का लगाएंगे तो चुकीचा नंबर आया करके वो कॉल पे आता है। और रिटर्न क्या कर रहा है, सब स्ट्रिंग, यानी वो जो नंबर है उसको 1 से लेके 3 तक डिवाइड कर रहा है, मतलब 98765432 तो एक से स्ट्रिंग चालू होता है, तो ये सब स्ट्रिंग है ना, इसको ये वाला जो है ना, हाँ 3 3 के सेट में इसने उठाया, ये वाला जो है ना, ये वाला क्या रिटर्न करेगा, सब स्ट्रिंग मतलब एक बड़े स्ट्रिंग से छोटा स्ट्रिंग बनाना है, और इसने ये पोजीशन दिया है कि फर्स्ट से थर्ड तक जाना है, 1 2 3, तो ये रिटर्न करेगा इतना पार्ट, ठीक है। और उसके बाद का पार्ट जो है और 3 नंबर रिटर्न करेगा, मतलब ये पहला बता रहा है कि पोजीशन, और ये दूसरा बता रहा है कि 3 स्टेप चलने हैं आगे। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 3, ये चौथे से 3 स्टेप आगे चलने हैं, एक स्टेप हो गई, 2 स्टेप हो गई, 3 स्टेप हो गई, ठीक है। तो इसने ये कर दिया। और लास्ट वाला 4 में हाँ, तो ये लास्ट वाला जितना रिमेनिंग बचा है वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 नहीं भी लिखता ना, तो ये सब स्ट्रिंग का फॉर्मेट ये है कि अगर कुछ भी नहीं लिखो तो लास्ट तक रिटर्न कर देता है। बट हमें बताना है कि 7वें पोजीशन से 4 स्टेप आगे चलना है, तो उसने प्रॉपर रीडेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। यहाँ पे भी स्टेप्स दे रखे, इसलिए यहाँ पे भी स्टेप दे रखा, बट सिंटैक्स मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो है ये वैलिड फोन नंबर है या नहीं है, ये चेक करने का फंक्शन है। तो अपने हाना पे जाना, अपने BODS पे जाना टीचर से, और वहाँ पे देखना कि कौन कौन से फंक्शन क्रिएट है। बहुत ज़्यादा फंक्शन क्रिएटेड नहीं है, कस्टम फंक्शन हम लोग यूज़ नहीं करते, बट एग्जाम्पल अगर आएगा, मान के चलो एग्जाम्पल अगर
पूछा कि कौन से कस्टम फंक्शन क्रिएट किए हो या क्या क्या इम्प्लीमेंट किए हो, तो वहाँ पे सबसे पहला तो ये आएगा कि फ़ोन नंबर वाला लॉजिक हमने किया है कि वहाँ लेंथ वगैरह चेक कर लिया कि भाई इसकी लेंथ जो है 10 होनी चाहिए हम्म, सबसे पहले तो। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि अच्छा ये 10 इसने लेंथ चेक किया, तो ये करने की क्या जरूरत थी इसको, ये सब तो ये सब इसलिए करने की जरूरत थी क्योंकि इसको यहाँ पे डैश देना था, इस फॉर्मेट में इसको नंबर रिटर्न करवाना था, इस फॉर्मेट में। यहाँ पे डैश नहीं है, बस एक ही जगह डैश है, तो फोन नंबर का जो डिजिट आ रहा था हम्म, ये इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में लाने का कस्टम फंक्शन है। अब क्या होगा कि ये कस्टम फंक्शन हम कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां पे 10 डिजिट नंबर को इस फॉर्मेट में लाना है ना। तो एक बार क्रिएट किया तो इसको बार बार क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन इनपुट ले रहा है 10 डिजिट का। अगर 10 डिजिट का नहीं है तो ये इफ कंडीशन रन नहीं होगी और ये डैश वहां पे नहीं आएगा। और हम 10 डिजिट का मोबाइल नंबर कहाँ से एंटर कर रहे हैं, जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पर ही डिफाइन कर दिया था कि ये नंबर लीजा और इसका आउटपुट मुझे ऐसा आना चाहिए रिटर्न में, ये फॉर्मेट में। तो इस फॉर्मेट में करने का ये कस्टम फंक्शन लिखा हुआ था। और ये वाला जो कस्टम फंक्शन है, ये जूलियन वाला और जूलियन टाइम का, ये बाय डिफॉल्ट हर बीओडीएस में रहते हैं। ये सिस्टम क्रिएटेड कस्टम फंक्शन है जो कि जूलियन डेट को इसमें नॉर्मल इसमें कन्वर्ट करता है। जूलियन डेट मतलब एडी वाला है ना, एडी और बीसी जो है वो कन्वर्सन ये करता है। तो ये सिस्टम जनरेटेड कस्टम फंक्शन है, ये तीन, और ये हमने क्रिएट किया है। इसके अलावा दो कस्टम फंक्शन हम और देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो अच्छा, कस्टम फंक्शन के साथ ना यहाँ पे ये जो एरिया है ना कस्टम फंक्शन का, इसको स्मार्ट एडिटर बोलते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट एडिटर। और जब भी कस्टम फंक्शन का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे स्मार्ट एडिटर ये वर्ड यूज करना है कि हमने स्मार्ट एडिटर में जाके फंक्शन लिखा था। और यहाँ पे भी वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है। तो जैसा मुझे अगर मान के चलो, पहले वेरिएबल देखते फिर फंक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड बाय डिफॉल्ट रहता है, ये पहले से ही रहेगा, हमें डिफाइन नहीं करना है। क्लीन नंबर और इनपुट फोन नंबर, ये जो वेरिएबल है ये क्लीन नंबर और इनपुट फोन नंबर जो कि रिटर्न कर रहा है, ये हमने डिफाइन किया है यहाँ पे वेरिएबल में। यहाँ पे क्लिक करके ऐसा इंसर्ट किया है। और ये जो फंक्शन है यहाँ पे मान के चलो कि कुछ ऐसी प्रोसेस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे काउंट लेना है या डेट टाइम स्टैम्प में से ईयर एक्सट्रैक्ट करना है या लुकअप निकालना है, जो लुकअप फंक्शन हमने इसके पहले पढ़े थे तीनों, तो ये यहाँ यूज करने हैं। या फिर मैथ के सील, फ्लोर, मॉड, लॉग, राउंड ऑफ करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। रैंड का मतलब है कि एक हर बार रैंडम फंक्शन रैंडम नंबर जनरेट करेगा। ये जो है ना रैंड फंक्शन, हम जैसा ओटीपी होता है ना हमारा, तो ओटीपी टाइप जनरेट करेगा। तो ओटीपी जनरेट करने का कोड क्या आएगा, तो मैं यहाँ से बताता हूँ अपने एग्जांपल से। फंक्शन, ये बहुत ही यूजफुल फंक्शन है यार। ये जो रैंड फंक्शन है ना, ये हाना पे भी है,
ये ओरेकल पीएल सीक्वल में भी है और ये बीओडीएस में भी है। तो ये अरे यार, लिख ही देता कोड। अगर ये मैं हाना पे चलाऊंगा ना, तो ये हर बार 0 to 1 के बीच में, यानी कि 0.001, 0.4 या फिर 0.567, इस तरीके का, मतलब 0 to 1 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर मुझे जनरेट करके देगा। ये सिलेक्ट पूरी जब 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 10 बार चला होगा तो 10 बार अलग अलग रिजल्ट देगा, ये रैंड फंक्शन। तो 0 to 1 के बीच में होता है, निगेटिव में नहीं होता, और 1.001 ऐसा नहीं देगा क्योंकि ये 1 से बड़ा हो गया। तो जो भी देगा 0 से छोटा ही देगा, ये भी दे सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ यूज होता है, अगर इस रैंड फंक्शन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ये 6 डिजिट का 999 लिखा है मैंने, ठीक है। यार मुझे वो चाहिए था, कैलकुलेटर चाहिए था। हाँ, तो मान के चलो कि यहाँ पे इसको मैं अगर मल्टीप्लाई ऑनलाइन मल्टीप्लाई कर देता हूँ ट्रिपल नाइन से, तो ये मुझे 6 डिजिट का ओटीपी जनरेट करके देगा हर बार। ये वाला जब जब मैं चलाऊंगा ना, तो ये हर बार 6 डिजिट का ओटीपी जनरेट करके देगा मुझे हर बार, जब जब ये क्वेरी चलाऊंगा तब तब। समझ पा रहे हो? अच्छा, ये 6 टाइम 9 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा जो ओटीपी आएगा वो यही आ सकता है। कब आएगा, जब रैंड की वैल्यू 1 होगी तब सबसे बड़ा ओटीपी यही आएगा। तो मैक्सिमम क्यों दिया है? कहाँ मैक्सिमम? मैक्सिमम इसलिए दिया है क्योंकि जब रैंड की वैल्यू 1 होगी, रैंड की वैल्यू 1 हो सकती है ना मैक्सिमम, 0 to 1 के बीच में। मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 6 डिजिट ओटीपी के नंबर कितना हो सकता है? हाँ यही है, यही होगा ट्रिपल ना। नाइन। और सबसे छोटा कौन सा हो सकता है? 1111, या फिर 00000 भी हो सकता है। 001। 6 टाइम्स 0 हो हाँ। सकता है। तो ये रैंड फंक्शन जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो वो हर बार रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। ये एक यूज केस हो गया रैंड फंक्शन का। एक और यूज केस क्या हो गया, अगर मैं इसको 365 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 365 दिन में से कोई भी रैंडम डे जनरेट करके देगा। समझ रहे हो? अगर अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो डे 1 होगा, यानी कि 1 जनवरी वो आएगा, और 1 into 365 करेगा तो 31 दिसंबर आएगा। और अगर मान के चलो कि रैंड की वैल्यू 0.5 हो गई, तो जो साल का बीच का जो रहेगा 365 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 0.2, यानी कि डिवाइडेड बाय 2, तो वो दिन मुझे निकाल करके देगा। तो इसको ऐसा करना पड़ेगा उसके लिए। रैंड फंक्शन ऐड डेज 2025 26 01 कॉमा, तो ये जो है मुझे, ये जब मैं रन करूंगा हाना पे, तो ये मुझे रैंडम डे 365 दिन में से कोई भी रैंडम डे निकाल निकाल के देगा हर बार। जब जब क्वेरी 100 बार क्वेरी रन करेंगे, 100 बार अलग अलग दिन निकाल के देगा। तो ये कहीं पे यूज हो सकता है, जहाँ पे रैंडमनेस है वहां पे ये फंक्शन का याद रखना। जैसे ये ऐड डेज फंक्शन है ना, तो यहाँ पे ऐड डेज का भी रहेगा कहीं ना कहीं।
डेट वाले इसमें, ऑल अबाउट डेट फंक्शन था। ये देखो ऐड डेज, ठीक है, करंट डेट जो है उस समय 7 जुलाई थी, जो करंट डेट जो थी उस समय 7 जुलाई थी, इसमें 3 दिन ऐड करूंगा तो 10 जुलाई हो गया। वैसे ही 1 जनवरी में कुछ 1 जनवरी लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें ऐड करना है। अगर इसका रिजल्ट अगर 2 आता है तो ये 2 दिन बढ़ा के 3 जनवरी देगा मुझे। तो रैंडम डेट जनरेटर जो होता है वो यहाँ से बना सकते हो। रैंडम नंबर जनरेटर, इसके पहले जो बताया था 999 वाला, वो बना सकते हो। ये राउंड जो है वो राउंड ऑफ कर देता है, तो ये फंक्शन यहाँ से यूज कर सकते हैं और वेरिएबल यहाँ से डिफाइन करते हैं। पहला यूज केस हुआ कि फोन नंबर या फिर कोई भी नंबर या स्ट्रिंग को हम लोग उसकी वैलिडिटी चेक कर सकते हैं कि वैलिड है कि इनवैलिड है। फोन नंबर वैलिड है कि इनवैलिड है। इनवॉइस नंबर वैलिड है कि इनवैलिड है। अगर इनवॉइस नंबर 12 डिजिट का रहता है और कहीं से मुझे 13 डिजिट का आ रहा है तो वो इनवैलिड इनवॉइस नंबर होगा। जैसा प्रोजेक्ट नंबर जो है स्वान जो है 2 से चालू होता है। अगर 2 से चालू नहीं हो रहा है, 2 से चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पता करने के लिए कैसा क्या करेंगे, ये सबस्ट्रिंग उठाएंगे, ये फंक्शन में सबसे पहले प्रोजेक्ट नंबर लेंगे और इसको बोलेंगे कि जो पहला नंबर ही देख, पहला नंबर इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। अगर ये ट्रू है तो स्वान है। अगर ये अ, अगर ये 1 है तो 1 है। 2 और 1 के अलावा पहला डिजिट कुछ और है तो वो प्रोजेक्ट नंबर ही नहीं है, वो इनवैलिड है, वो कोई दूसरा चीज का नंबर है, जिससे कि कंफ्यूजन हो गया। तो ये सब चेक करने के लिए हम कस्टम फंक्शन यूज करते हैं। तो, तो पहला यूज केस कस्टम फंक्शन का ये है। दूसरा यूज केस अभी बताता हूँ, इसको क्लोज करते हैं। पैराम का मतलब होता है पैरामीटर, ठीक है। तो ये अपना स्मार्ट एडिटर ओपन हो गया। देखो इसमें बोला था ना रिटर्न पहले से ही वेरिएबल में डिफाइंड रहेगा। अब एक कोड उठाते हैं, थोड़ा बड़ा कोड है बट समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, रिपीटेड है सब कुछ। अच्छा, इसके साथ ये दिक्कत है। इसके साथ दिक्कत ये है कि यहाँ से मैं रिमोट डेस्कटॉप में कुछ कॉपी नहीं कर सकता बाहर से, तो इसको नोटपैड में ही लेना पड़ेगा। बट ट्राई करता फिर से, ये नहीं हो रहा कॉपी। यहाँ कॉपी करता हूँ, यहाँ हो गया। तो मान के चलो कि ये जो कोड है इस स्मार्ट एडिटर में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला तो ये कमेंटेड लाइन है, ये भी कमेंटेड लाइन है, और ये दूसरा प्रिंट करा रहा है। तो इसमें कुछ ये नहीं है, ये हम लोग बता रहे कि कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, क्या हो रहा है। ये वर्कफ्लो नेम एक फंक्शन है, सिस्टम फंक्शन है वर्कफ्लो नेम। तो ये क्या करेगा कि जब ये जब ये कस्टम फंक्शन कॉल करेंगे तब ये प्रिंट में क्या प्रिंट कराएगा कि वर्कफ्लो नेम, यानी कि अगर मैं इस वर्कफ्लो में काम कर रहा हूँ ना, मान के चलो कि न्यू वर्कफ्लो 12 में काम कर रहा हूँ, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या स्टार्टिंग पैराम लोड फॉर वर्कफ्लो और क्या न्यू वर्कफ्लो 12 ऐसा लिख कर आएगा यहाँ पे।
तो वर्कफ्लो अंडरस्कोर नेम जो है ये वर्कफ्लो नेम रिटर्न कर देता है, और जॉब अंडरस्कोर नेम ये जॉब नेम यानी कि जो जॉब रन हो रहा है उसका नाम वो ये करता है, प्रिंट करता है। तो इस क्वेरी में, इस कस्टम फंक्शन में हम ये कर रहे हैं कि हम डायनामिकली क्वेरी बिल्ड कर रहे हैं। वो देखते हैं डायनामिक क्यों बोला है, क्वेरी बिल्ड क्यों कर रहे हैं, वो सब देखते हैं। तो इस ये वेरिएबल में एक स्ट्रिंग है फ्रॉम सी एस पाराम, ये टेबल नेम है, फ्रॉम के बाद है इसलिए वेयर वर्कफ्लो नेम। तो इस टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स है जहाँ पे वर्कफ्लो नेम हमने अपने वर्कफ्लो नेम यानी कि न्यू वर्कफ्लो 12 के नाम से सेव किया है, या फिर वर्कफ्लो नेम हम जॉब नेम से भी सेव करते हैं। कई बार जॉब नेम और वर्कफ्लो नेम सेम होता है इसलिए और लिखा हुआ है। तो ऑर्डर बाय पाराम कोड, तो पाराम कोड भी इस टेबल का पार्ट है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना नहीं है क्योंकि ये क्वेरी में मैंने काम किया इसलिए मतलब ये उठा के यहाँ रखा है मैंने। ठीक है, ये था सब क्वेरी, और ये फ्रॉम के बाद का, फ्रॉम से लेके टेबल नेम वेयर, वेयर में और लगा के ऑर्डर बाय, यानी कि फ्रॉम के बाद का पूरा क्वेरी इस वेरिएबल में है सेव। ठीक है, अभी समझेगा कि हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। और सिलेक्ट काउंट कर रहे हैं, ठीक है, ये वेरिएबल अलग है और ये वाला वेरिएबल अलग है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सिलेक्ट काउंट 1 इसको कॉन्कैट कर दे रहे ये वाले इससे। तो ये क्वेरी बन गई सिलेक्ट काउंट 1 फ्रॉम सी एस पाराम वेयर वर्कफ्लो नेम इज इक्वल टू दिस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि सिलेक्ट से लेके फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन या ऑर्डर बाय, तो इस वेरिएबल में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये कॉन्कैटिनेट कर दिया हमने ये वाला स्ट्रिंग इसके साथ यहाँ पे चिपका दिया। और ये वाला जो है ये काउंट स्टार रिटर्न करेगा, मतलब काउंट 1 का मतलब काउंट डिस्टिंक्ट लिखो या काउंट 1 लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो काउंट 1 और डिस्टिंक्ट, अच्छा हाँ। हाँ, वो सेम होता है। कई बार तुमने देखा होगा काउंट 1 लिखा हुआ, तो वो सेम होता है दोनों। अगर डिस्टिंक्ट काउंट उठाना तो वो भी सेम रहेगा, काउंट स्टार रहेगा तो वो डिस्टिंक्ट नहीं होगा। क्या है कि वो डिस्टिंक्ट लिखने में कई बार जान पे आती, तो उससे अच्छा वो 1 लिख दो। और ये वाला जो है ना, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है, ये कास्ट है, मतलब कि डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं। तो ये काउंट ये एज वैरक्यार आएगा इसमें। ये जो काउंट मान के चलो कि इस टेबल में ये जो कंडीशन सेटिस्फाई हुई, वेयर वर्कफ्लो नेम दिस ये सब, तो मान के चलो कि इसमें 17 रिकॉर्ड्स आए, तो ये 17 रिकॉर्ड इस वेरिएबल में एज वैरक्यार स्टोर होगा। तो इसको यहाँ पे हमने क्या किया कि एसक्यूएल का यूज करके इस इस क्वेरी का, यानी कि 17 जो इसमें आया, काउंट 17 काउंट था तो इस वेरिएबल में आया, तो हमने इसको जो है इंट में कास्ट कर दिया, यानी कि डेटा टाइप वैरक्यार से इंटीजर किया। इतना ही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या सिलेक्ट लिखा है, फिर सिलेक्ट के अंदर सब क्वेरी लिखा है, तो ये क्वेरी फॉर्म कर रहे हैं हम डायनामिकली। और और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ये दूसरा वेरिएबल है, दूसरा यानी तीसरा चौथा वेरिएबल है ये। तो यहाँ पे एसक्यूएल लिखा है, यहाँ पे एप्स आना आएगा एसक्यूएल के अंदर, और यहाँ पे हम जो सिलेक्ट लिखते थे ना, सिलेक्ट की जगह सिर्फ वेरिएबल में पास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी क्वेरी जो है वैर एसक्यूएल पैराम, ये जो वैर एसक्यूएल पैराम है ये पूरी सिलेक्ट क्वेरी है, सिलेक्ट फील्ड्स फ्रॉम, फिर अंदर ब्रैकेट रो नंबर रो आईडी। इनडायरेक्टली मैं क्वेरी को वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ एज ए स्ट्रिंग, और उस वेरिएबल को मैं फिर यहाँ पास करके एसक्यूएल के अंदर पास करके उसको रन कर रहा हूँ। ये समझा क्या? सिलेक्ट, समझ गया। ओके। देखो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ये जैसे ऐसा करते हैं, वेरिएबल ठीक है। डिफाइन करा है यहाँ पर, हम अलग अलग करते हैं, वैसे वेरिएबल में हमने हाँ, सीक्वल क्वेरी डिफाइन कर दी थी। ये नॉर्मली हम करते हैं, बहुत बहुत बार किया है हमने ये वाला। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सिलेक्ट क्वेरी ना लिखते हुए यहाँ पे वेरिएबल डाल दे रहे हैं। वेरिएबल क्या डाल रहे हैं?
जहां से हमने क्वेरी बना रखी है कॉन्कैटिनेट कर करके, ये भी रन करेंगे तो भी हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है समझा। मतलब ये नया कॉन्सेप्ट है कि बिना सिलेक्ट ऊपर लिख दो, सिलेक्ट को भी वेरिएबल में ही डाल दो, फिर उस वेरिएबल को बार बार यूज करो, तो क्या होगा कि मान के चलो कि ये जो सिलेक्ट क्वेरी है, ये 4 लाइन की क्वेरी है। अगर मैं ये वाला फॉर्मेट यूज करता हूँ और वो मान के चलो कि 6 जगह यूज हो रहा है, तो 6 इंटू 4 24 लाइन्स वो बनेगी। मतलब बार बार यूज कर रहा हूँ मान के चलो, बट ये वेरिएबल नेम एक बार क्वेरी लिख दिया तो वो 4 लाइन्स, और ये मान के लो कि 6 बार लिख रहा हूँ तो 6 और 4 10 बार ही लिखना पड़ेगा। मतलब अगर रिपीटेड हो रही है ना क्वेरी, एक ही क्वेरी मुझे एक ही क्वेरी का रिजल्ट मुझे बार बार चाहिए। जॉब चलने के पहले एक बार काउंट चाहिए और जॉब चलने के बाद एक बार काउंट चाहिए, यानी कि वर्कफ्लो कंप्लीट होने के बाद जो हम वो नीचे नहीं आता सोर्स काउंट टारगेट काउंट, तो मैंने ऐसे कुछ जॉब बनाया, उसमें लिखा हुआ है कि जॉब चलने के पहले का बिफोर वाले काउंट और आफ्टर वाले काउंट। अगर आफ्टर वाला काउंट ज्यादा है इसका मतलब कि नया डेटा आया है, तो मतलब इस तरीके से तो उसमें 2 बार सेम क्वेरी चलानी पड़ेगी। ठीक है। मतलब क्वेरी को भी हम लोग वेरिएबल में डाल के उसको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है समझा। है ना? तो क्वेरी को वेरिएबल में कैसे डालना है, एज ए स्ट्रिंग डालना है। ये सिर्फ इतनी लाइन देखो, इतनी लाइन देखो, ये वाली लाइन देखो, इसमें हाँ ऊपर वाला कोड को कॉन्कैटिनेट किया है और सिंगल कोट के अंदर सिलेक्ट लिखा हुआ है, बस इतना ही है। तो ये ऊपर क्वेरी बनाएंगे हम लोग और उसको वेरिएबल में डालेंगे। ये सिर्फ पॉसिबल है इसमें कस्टम फंक्शन में। और इस क्वेरी का जो भी रिजल्ट आएगा, तो उसको हम इफ एल्स के हिसाब से हम लोग हैंडल कर सकते हैं, इफ एल्स यूज करके। तो कस्टम फंक्शन ये एक्चुअली अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा समझने में, बट जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझ गया रहेगा। ये ऊपर में वेर एसक्यूएल पैरम्स इक्वल्स टू वेर एसक्यूएल पैरम्स और कॉन्केटिनेट करके अलग अलग क्यों कॉन्केटिनेट किए, मतलब और इन सबको सेम वेरिएबल में कैसे स्टोर किया? हाँ तो देखो ये कैसा है, ये दूसरे एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे, ठीक है? जैसा जब हम पाइथन का कोड लिखते हैं या सी प्लस प्लस में लिखते हैं तो उसमें भी ऐसा ही लिखते हैं। तो मान के चलो कि एक वेरिएबल है, वेरिएबल 1, और वेरिएबल 1 को हमने जो है 10 असाइन कर रखा है, ठीक है? वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 1 प्लस 5 करेंगे, ओके। तो नई वैल्यू जो बनेगी वेरिएबल 1 की ये 15 बनेगी। ठीक है हाँ समझ गई। तो वैसे ही यहाँ पे प्लस के जगह सिर्फ कॉन्कैटिनेट है, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग तो हाँ ऐड नहीं कर सकते, बट कॉन्केट हाँ वो कॉन्कैटिनेट ही ऐड हो गया उसके लिए। मतलब और एट द एंड फाइनली वो पूरा क्वेरी रहेगा। हाँ बट ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक ही बार में पूरा क्वेरी क्यों नहीं लिख दिया, उसको कॉन्कैटिनेट क्यों कर रहे 4-5 बार? हाँ वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं वेरिएबल लूप जो है, ये एक वेरिएबल है, तो इसको मैं हाँ डायनामिकली पास कराना चाहता हूँ, मतलब कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। एक बार जॉब रन हुआ तो इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, एक बार जॉब रन हुआ तो इसकी वैल्यू 6 हो सकती है। तो मुझे इसको हार्ड कोड नहीं करना है। अच्छा हाँ तो इसलिए ये यूज किया। यहाँ पे वेयर कंडीशन के अंदर वर्कफ्लो नेम यूज किया हुआ है, इसका मतलब कि ये सेम कोड वर्कफ्लो 12 में चल रहा है तो वर्कफ्लो 12 के हिसाब से चलेगा, और वर्कफ्लो 13 में चल रहा है तो वर्कफ्लो 13 में जो टेबल्स यूज किया उसके हिसाब से चलेगा, उसके हिसाब से चलेगा। वर्कफ्लो 12 में 15 रिकॉर्ड है और वर्कफ्लो 13 में 170 रिकॉर्ड है, तो ये रो आईडी भी चेंज हो जाएगा।
तो ये क्वेरी हम लोग डायनेमिकली बना रहे हैं, मतलब इसमें इवन हमने टेबल तक हार्ड कोड नहीं किया है। यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे टेबल हार्ड कोड किया है, बट टेबल भी हम लोग डायनामिक रख सकते हैं, टेबल भी हर बार चेंज कर सकते हैं। जो बस जो टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो हमने यहाँ पे मेंटेन करने का ट्राई किया है, मतलब डायनेमिकली वो सब चीजें हो जाए, क्योंकि हर बार अलग अलग वैल्यू आ सकती है, बट सिलेक्ट क्वेरी का जो फॉर्मेट है, जो ढांचा है, वो सेम रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। और वो रिजल्ट आने के बाद उस रिजल्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं इफ एल्स के वजह से, इफ एल्स के हेल्प से। तो एक ही स्क्रिप्ट में सिलेक्ट भी हो जाएगा, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, उसका कंडीशन भी चेक हो जाएगी, उसका फ्लैग एन है, वाई है, सैलरी ग्रेटर देन 1000 है, लेस देन 1000 है, वो सब चेक हो जाएगा, नल है, नॉट नल है, वो सब चेक हो जाएगा एक ही कस्टम फंक्शन में। और नीचे भी यही सब सेम लिखा हुआ है, इफ कंडीशन, बट ये थोड़ा बड़ा कोड दिख रहा है। तो पहला हमने देखा कि स्ट्रिंग का जो है, जो भी स्ट्रिंग आ रही है, फोन नंबर हो, प्रोजेक्ट नंबर हो, उसकी वैलिडिटी चेक कर रहे हैं कि वो वैलिड है नहीं है, पहला यूज केस कस्टम फंक्शन का। दूसरा यूज केस कस्टम फंक्शन का डायनामिक क्वेरी बिल्डिंग, या फिर ये थोड़ा टफ लग रहा है तो ये बोल सकते हैं कि हम एक क्वेरी को वेरिएबल में स्टोर करके उसको बार बार यूज कर सकते हैं। एक अच्छा ये भी इसका फायदा है कि एक बार फंक्शन बनाया, मान के चलो सिलेक्ट क्वेरी लिख दिया, सिलेक्ट क्वेरी लिख के इतने फंक्शन नहीं बनाए, एक ही वेरिएबल में पूरा क्वेरी लिख दिया हार्ड कोड के साथ, वो भी डायनेमिक नहीं, बट वो क्वेरी मुझे 4-5 जॉब में यूज करनी है ना, तो वो एक फंक्शन ही कॉल करूंगा, क्योंकि वो क्वेरी रिपीट हो रही है बस। समझ रहे हो? एक बार मुझे लिखना है, एक बार मुझे लिखना है, और बाकी उसको मैं रीयूज कर सकता हूँ जॉब के अंदर, मल्टीपल वर्क फ्लोज, मल्टीपल डेटा फ्लो में यूज कर सकता हूँ, और उसको मल्टीपल जॉब्स में भी यूज कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ क्या लिखना होगा, मुझे सिर्फ ये इतना लिखना होगा, किधर गया, ये वाला पार्ट लिखना होगा हर जॉब में, हर जॉब में, हर जॉब में। और ये मुझे वेरिएबल डिफाइन करना होगा कि varchar जो है, varchar इतना इतना है, और ये वाली क्वेरी जो रहेगी हर जॉब में सेम रहेगी। मतलब ऐसी क्वेरीज है कि जो हर जॉब में सेम है, जैसे कि स्टेटस चेंज करने वाली, अपडेट से रनिंग करने वाली, रनिंग से कंप्लीटेड करने वाली, स्टार्ट टाइम अपडेट करने वाली, जब जॉब कंप्लीट हो गया तो एंड टाइम अपडेट करने वाली, जो हम बैच जॉब स्टेटस में अगर तो वो तो हर इसमें रिपीट हो रही है। तो उसको वो पूरी क्वेरी ना लिखते हुए सिर्फ मुझे इतना सा पार्ट लिखना पड़ेगा बस, हर जॉब में, और इसका वेरिएबल का नाम दे दूंगा कि अपडेट स्टेटस बस। तो यहाँ पे मुझे अपडेट बैच जॉब स्टेटस वेयर जॉब नेम इज इक्वल टू दिस वो सब नहीं करना, लिखना पड़ेगा। वो एक बार वेरिएबल में डाल दिया तो वो ले लेगा। जॉब नेम कहाँ से लेगा, जो वर्कफ्लो नेम की जगह जॉब नेम डालेगा तो वो करंट जॉब नेम ले लेगा अपने आप। तो ये थोड़ा SQL function can return only 120 characters. हाँ, ये 120 कैरेक्टर varchar में हम लोग कितने भी दे सकते हैं, बट एसक्यूएल का जो रिजल्ट है ना, ये 1020 कैरेक्टर ही रिटर्न करता है। अगर मान के चलो कि इससे ज्यादा का है तो वो 1020 ही करेगा, मतलब पार्शियल ही करेगा, उसके बाद का 1021 वाला कैरेक्टर रिटर्न ही नहीं करेगा, आधा ही करेगा। ज्यादा आउटपुट है तो उस क्वेरी का, फिर अगर उस क्वेरी का ज्यादा आउटपुट है तो फिर उसको दूसरे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। ये हो गया पहला एग्जांपल, हमने देखा कि स्ट्रिंग की वैलिडिटी चेक करता है। दूसरा एग्जांपल कि हम क्वेरी को रिपीटेडली यूज कर सकते हैं यूजिंग वेरिएबल। और तीसरा एग्जांपल अभी हम देखने जा रहे हैं कस्टम फंक्शन का। ये कभी पूछा कस्टम फंक्शन का कि तुमने काम किया है क्या, कभी कोड बनाया है क्या,
किया तो क्या क्या लॉजिक इम्प्लीमेंट किया उस समय पे हम बोले को ये बता सकते हैं। अभी नहीं लाता वाला ना फिर सर पे बन और ये थोड़ा छोटा है, छोटा सा है। इसमें कल ठीक है, सर पे तो डाल डिकोड के अंदर 3 आर्गुमेंट आते हैं, तो 3 आर्गुमेंट दे देता हूं सबसे पहले। यहाँ पे आती है कंडीशन, जब लाएगा इंसान तब पता चलेगा कलर क्या कि नहीं। यहाँ पे आता है ट्रू, यहाँ पे आता है फॉल्स। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सेटिस्फाई हो रही है मतलब ट्रू है, तो ये भी जो भी वैल्यू है ये रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा। अभी मान के चलते हैं डिकोड नेक्स्ट ईयर एम्प्लॉई नेम इज नॉट इज नल। ठीक है, अगर अगर एम्प्लॉय नेम नल है तो नल को ये नल है मतलब ट्रू हो गई, तो ट्रू हो गई तो बीच वाला जो आर्गुमेंट है वो करेगा रिटर्न। तो अगर नल है तो उसको एन कर देगा, अदरवाइज वो एम्प्लॉय नेम ही रखेगा, यानी कि नॉट नल है तो एम्प्लॉय नेम जो यश है तो उसको यश ही रखेगा टेबल में। तो इस तरीके से नल हैंडल हो जाएगा अपना। ये एक एग्जांपल है, ये सिंटैक्स है इसका डिकोड का। ठीक है, एक और देखते हैं। ठीक है, इस केस में 1 इज इक्वल टू 1 ये कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू वाला बीच का है तो ये रिटर्न क्या करेगा 1। ठीक है, अगर 1 इज इक्वल टू 2 नहीं होता है मतलब कि कंडीशन फॉल्स हो गई ये वाली, तो फॉल्स वाला यानी कि यहाँ पे 2 रिटर्न करेगा। समझा, डिकोड समझा ना। अगर ठीक है। ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन नहीं तो फिर सेटिस्फाई हो गई, else, हाँ जैसा इफ एल्स जैसा काम है ना वैसा ही है। हाँ ठीक है। इफ एल्स भी देखने ये वाले हैं अगर इसके बाद। ट्रू है हाँ तो फर्स्ट वाला, एल्स अलग दूसरा वाला। हाँ, और ये वाला जो एग्जांपल बताया इसमें नल हैंडल कैसा करते हैं, इसको नल को मैंने एन से रिप्लेस कर दिया। अगर इज नल है मतलब कि हाँ नल है तो एन से रिप्लेस कर देगा। इज नल मतलब नल नहीं है, कुछ वैल्यू है, जैसे कि एम्प्लॉय नेम अगर यश है तो वो नॉट नल हो गया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो उसका एक्चुअल जो नेम है यानी कि यश रिटर्न करेगा। हाँ वो जैसे आना में कोलैस होता है। हाँ कोल केस होता है वैसा ही। हाँ ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करें, जो डिकोड फंक्शन है डिकोड के अंदर डिकोड यूज कर सकते हैं, उसके अंदर नेस्टेड डिकोड। तो वैल्यू डिकोड करने के लिए भी हम लोग जो है कस्टम फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये ब्रांड इनपुट अगर 3D विया है, ये कंडीशन है। अगर ये 3D विया है तो 3D विया ही रिटर्न करेगा। अगर ये 3D विया के अलावा कुछ और है तो ये इस बेसिस पे इसको ये करेगा। तो ये इसका लॉजिक है। समझा ना, अगर ये ब्रांड इनपुट 3D विया है तो 3D विया ही रिटर्न करेगा। अगर ब्रांड इनपुट कटिया है तो कटिया ही रिटर्न करेगा। अगर ब्रांड इनपुट
डेल मिया है तो डेल मिया ही रिटर्न करेगा, एल्स ये जो है ब्रांड इनपुट रिटर्न करेगा। ये लास्ट वाला आर्गुमेंट ये फॉल्स के लिए रहता है हमेशा। तो मतलब ये समझो कि डिकोड करने के लिए या फिर नल हैंडल करने के लिए या इफ देन एल्स इफ एल्स कंडीशन चेक करने के लिए, इफ दिस देन रिटर्न दिस, अदरवाइज रिटर्न दिस, ये कंडीशन करने के लिए हम लोग कस्टम फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये तीसरा यूज केस हुआ इसका। तो हमने तीन देखा, पहला नंबर या स्ट्रिंग वैलिडिटी, जिसमें प्रोजेक्ट नंबर का एग्जांपल देखा हमने और फोन नंबर का एग्जांपल देखा। दूसरा देखा हमने वेरिएबल यूज करके डायनामिकली या फिर उस वेरिएबल में एक बार क्वेरी लिख के उसको बार बार रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। और तीसरा ये डिकोड, जैसा हम कैलकुलेटेड कॉलम लिखते हैं ना हाना में, बस वही ये वैसा ही है कस्टम फंक्शन। उसमें भी हम डिकोड की जगह वहाँ हाना में कोलकेस लिखते हैं बस। कोलकेस के अंदर कोलकेस लिखा हुआ होता है हाना में कई बार। तो वो इस तरीके से बस थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक बार एक और एग्जांपल लिख रखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन इफ देन एल्स एंड डिकोड कैन बोथ कैन वर्क सेम। मतलब ये आंसर है कि डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस कुछ नहीं है, वो दोनों सेम काम करते हैं। अगर इफ देन एल्स लिखूंगा और एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से ज्यादा है तो उसको मैं हाई सैलरी मानूंगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से ज्यादा नहीं है यानी कि 8,000 है, तो लो सैलरी रिटर्न करेगा। अच्छा। और डिकोड का भी सेम है, तो इफ देन एल्स यूज करो या डिकोड यूज करो, दोनों सेम है। ठीक है। तो ये इसका हो गया। तो हमने ये वेरिएबल देखा, कस्टम फंक्शन देखा। कस्टम फंक्शन थोड़ा एडवांस टॉपिक है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, इवन अपने टीसीएस में यूज नहीं किया है इसको। अब ये आते हैं माय वर्क्स पे, कि हमने क्या क्या काम किया। अगर हमें पूछे कि हमने बीओडीएस में क्या क्या काम किया है, तो हम बता सके कि हमने क्या क्या काम किया है। एक तो वो खुद से पूछेंगे कि तुमने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया, तो ये पूरी लिस्ट उसको गिनवा देना है। या फिर ये पूछ सकता है कि टेबल कंपैरिजन पूछा, तो हम टेबल कंपैरिजन समझाते समझाते उसको बता कि मैंने भी ऐसा कुछ जॉब बनाया था, उसमें ऐसा ऐसा होता था कि ऐसा इनपुट होता था, ऐसा ऐसा सिनेरियो था, इसमें हमें ऐसा आउटपुट बनाना था। वाइल लूप बोलेगा तो वाइल लूप में हम बोल सकते हैं हमने ऐसे 2 से 3 जॉब बनाया वाइल लूप यूज करके, उसमें ये ऐसी सिचुएशन थी तो इसमें हमने ऐसा किया है। तो ये वर्क, जब ये वर्क हमारे पास रहता है तो जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो ये पहला वर्क जो है, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ओरेकल से डेटा लेके आते हैं हाना पे, या फिर हाना ही सोर्स रहता है और हाना का ही टारगेट टेबल रहता है, करेक्ट। बट यहाँ पे हमने पोस्टग्रेस टू हाना पे लेकर आया। सीड डेटा एक्सेस का जो फ्लो है ना, यश को पता होगा। राकेश भाई एक चीज बताओ, जैसे हम ओरेकल टू हाना लेके आ रहे हैं, तो उसमें भी हम तो वो माइग्रेशन नहीं तो हुआ, मतलब इंटीग्रेशन कैसे हुआ वो इंटीग्रेशन ऐसा हुआ कि वो डेटा सेम एज इट इज हम हाना पे ला रहे हैं। अच्छा, मतलब उसमें कुछ वो चेंजेस हाँ, नहीं कर रहे हैं। हाँ चेंजेस नहीं कर रहे। अच्छा, उसमें जरा भी कुछ चेंजेस कर दें, जैसे कुछ कॉलम हटा दें या कुछ, मतलब मेनली कॉलम हटा दें कोई से, या फिर दो टेबल को मिला करके एक टेबल कर दें, तो वो सेम चीज हमारी वो हो जाएगी माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब ये है कि पूरा का पूरा सिस्टम उठा करके हाना पे डाल रहे हैं और हाँ, पिछला वाला सिस्टम को यूज ही नहीं करना है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ओरेकल हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमारा डेटा, मतलब जो जो था हमने टेबल्स ओरेकल पे थी, हाँ, हमने माइग्रेट करके हमारे हाना पे लेके आए हैं। नहीं वो इंटीग्रेशन ही हुआ। तो फिर माइग्रेशन कैसे होता है? देखो इंटीग्रेशन में क्या हुआ कि ओरेकल का भी टेबल यूज हो रहा है
और हाँ, हाना का भी टेबल यूज हो रहा है, ठीक बट है। ओरेकल से उठा के हमने हाना पे लाए। हाँ, और माइग्रेशन ये हुआ कि हमें ओरेकल अगले 6 महीने में बंद करना है। हाँ, तो हम पूरा का पूरा सिस्टम हाँ, विथ फंक्शंस विथ टेबल्स, जितना भी उस डेटाबेस में सब कुछ है, जितने भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स है, पूरे हाँ, उठा करके हाना पे ला रहे हैं। दिस इज ठीक है। माइग्रेशन। नहीं तो अपन कुल मिलाकर के एक नया टेबल क्रिएट कर रहे हैं या डेटा स्टोर क्रिएट कर रहे हैं, ये ना? माइग्रेशन और इंटीग्रेशन वर्ड सेम है, बट उनका काम अलग अलग है। तो माइग्रेशन में पूरा सिस्टम उठा करके दूसरे सिस्टम पे डाल तो रहे अपने केस हैं। में ऐसा नहीं हुआ कि कोई टेबल जो पहले सी ओरेकल पे देखो एग्जिस्ट देखो करती थी देखो आज हाना पे सुनो, करती है? अगर मैं ओप्पो का मोबाइल यूज कर रहा हूँ जो कि हम्म। एंड्रॉयड बेस्ड है, हाँ, और हाँ। मैं सैमसंग गैलेक्सी S25 पे जा रहा हूँ, दिस इज इंटीग्रेशन। ओके। बट मैं सिस्टम ही चेंज कर रहा हूँ, सैमसंग गैलेक्सी S24 से मैं सीधा आईफोन पे जा रहा हूँ, दिस इज माइग्रेशन। नहीं, आई गॉट इट, बट जैसे हमारा ओरेकल है और हम हाना पे जा रहे हैं, तो जो टेबल ओरेकल पे एग्जिस्ट करती थी सेम सेम टू सेम हमने वो हाना पे डाल दी, और वो इट इज नॉट नो लॉन्गर यूज इन ओरेकल। हाँ, ठीक है। अब बस वो हाना पे एग्जिस्ट करती है, ओरेकल पे नहीं करती, तो वो क्या माइग्रेशन नहीं हुआ? नहीं नहीं, वो माइग्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि जब डेटाबेस की बात आती है तो डेटाबेस में सिर्फ टेबल्स नहीं होते, डेटाबेस में प्रोसीजर्स भी होती है, डेटाबेस में हाँ, रिपोर्ट्स के लॉजिक भी लिखे हुए होते हैं। ठीक ओरेकल है। की बात है तो उसमें मैट व्यूज लिखे हुए हैं। हाँ, पहले कैलकुलेशन व्यू नहीं होता था इसके पहले। तो हम लोग लॉजिक कहाँ लिखते थे फिर रिपोर्ट्स के, जो कैलकुलेशन व्यू में ज्वाइंस वाइंस कर रहे हैं, तो ये कहाँ लिखते थे, ये व्यू में लिखते थे और उस व्यू को यूज करते थे। तो ये सब चीज भी वहां से उठा के नए सिस्टम पे डालना है। मतलब जो मेटव्यू भी एग्जिस्ट ना करे, अब जैसे सपोज जो मेटव्यू के थ्रू डेटा आ रहा है हमारे जॉब में, हाँ, वो मेटव्यू को हटा करके वो कोई जॉब ऐसी क्रिएटेड हो जो डायरेक्टली चल रही हो, मतलब बिना मेटव्यू के, तो वो फिर हम उसको क्या कहेंगे? जॉब सिर्फ डेटा माइग्रेट करेगा, वो प्रोसीजर्स फंक्शंस ट्रिगर्स ये कुछ भी माइग्रेट नहीं करेगा। ओके। तो डेटा ही माइग्रेशन की तो बात हो रही है ना हम? हाँ, तो वो इंटीग्रेशन हुआ ना, बीओडीएस से जो कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन हुआ, क्योंकि वो सिर्फ डेटा ले जा रहा है। अच्छा, तो जैसे मुझे एग्जांपल बताओ कि हमारे प्रोजेक्ट में हमको ऐसा माइग्रेशन की जगह हम माइग्रेशन बताना है इंटीग्रेशन की जगह, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमने क्या करा, कैसे माइग्रेशन का करा? जो कॉकपिट होता है, यानी कि जो फ्रंट एंड स्क्रीन होता है, हम्म। वही अलग होता है ओके। एक्चुअली। पहले माइग्रेशन के पहले इंटीग्रेशन ही करना होता है। नहीं तो मतलब हमारे प्रोजेक्ट में हम कैसे बताते कि हमने क्या करा, मैं वही पूछ रहा हूँ, मतलब नहीं, अलग हो गया। माइग्रेशन वर्ड यूज ही नहीं कर सकते हमारे प्रोजेक्ट के लिए। अरे मैं अभी नहीं, जैसे मैं इन फ्यूचर यदि इंटरव्यू दे रहा हूँ, हाँ। तो मैं ये बताऊंगा कि वी हैव डन द इंटीग्रेशन। हम्म, ओके। एंड वो से ठीक है मैं बोलूंगा, बट मैं जानना चाह रहा हूँ जैसे मैं आगे चल करके सपोज मैं देख रहा हूँ वैकेंसी सबसे ज़्यादा माइग्रेशन पे आ रही है कंपैरेटिवली टू इंटीग्रेशन एंड ऑल, तो मैं स्विच करना चाह रहा हूँ या मैं अपने आप के प्रोजेक्ट को ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि मैंने माइग्रेशन करके रखा है, तो हम ऐसे क्या बोल देंगे कि हमने कैसे कैसे करा है माइग्रेशन ऐसा हमारे प्रोजेक्ट वाइज? हाँ, तो देखो अभी अभी के सिनेरियो में माइग्रेशन दिखाई पड़ रहा है कि उसमें बहुत ज्यादा जॉब है, लेकिन एक बार माइग्रेशन का प्रोजेक्ट खत्म हुआ ना, तो वो ऐसा नहीं कि माइग्रेशन हमेशा ही होते रहेगा। एक बार हाँ, पूरा माइग्रेशन हो गया तो वो खत्म हो जाता है। तो अभी का जो टाइम है वो माइग्रेशन पे ज्यादा फोकस कर रहा है। रही बात तुम्हारे क्वेश्चन की, तो तो हम लोग माइग्रेशन करते नहीं है, तो उसका आइडिया भी नहीं है। नहीं है आइडिया आपको? तो ठीक वो है, तुम्हें ठीक, नहीं तो मैं तो ये उससे पूछ रहा पूछना था कि पड़ेगा जो S4 हाना यूज करता है। ओके। नहीं अच्छा, तो वो माइग्रेशन एस फोर आना, हाँ ठीक है वो समझा मैं बस ये पूछ रहा था कि हम बताएंगे कैसे, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है कि तुम्हारे पास कि हम क्या बता सकते हैं कि हमने माइग्रेशन करा है तो हमने कैसे करा है हमारे प्रोजेक्ट को कंसिडर नहीं, वो करके, ऐसा? माइग्रेशन के सिनेरियो तुमको जो बिजनेस सिनेरियो है, हाँ, वो तुमको उस बंदे से पूछना पड़ेगा जिसने एक्चुअल में माइग्रेशन किया है। ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ ये बता रहा था कि जब हम वहाँ बैठे इंटरव्यू में, तो वहाँ हम ये बताए कि ओरेकल से हाना पे लाया है हमने डेटा यूजिंग बीओडीएस ETL।
हाना टू हाना भी किया है हमने, हम्म। और ये मैंने बताया था एक्चुअली, और मैंने ये भी बताया था कि पोस्टग्रेस टू हाना भी लाया है मैंने डेटा। मतलब मेरा बताने का उसको पर्पस ये था कि मैंने मल्टीपल डेटा, अलग अलग टाइप के डेटाबेस से डेटा उठा के हाना में लाया है, मुझे ये बताना था उसे, ठीक है। हम्म। उस तो ओरेकल टू हाना का क्या एग्जांपल है, ओरेकल टू हाना के जितने भी अपने आईएनसीआर जॉब है, सोर्स जॉब, वो सारे ओरेकल टू हाना है, ठीक है। उसमें नीचे जो है सोर्स सोर्स काउंट और टारगेट काउंट जो लिखा रहता है, जिससे हम डेटा मिसमैच निकालते हैं। सोर्स मतलब ओरेकल, और टारगेट मतलब हाना, सोर्स मतलब ईटीसीएस आरपीडीबी, ठीक है। ये हम्म। ये हो गया ओरेकल टू हाना। हाना टू हाना कौन सा करते हैं, जैसा हम वीपीआर स्नैपशॉट जॉब चलाते हैं, तो वीपीआर स्नैपशॉट जॉब क्या है कि वीपीआर के मेन टेबल से उठा के उसको स्नैपशॉट यानी कि फ्रीज कर देता है डेटा, ठीक है। हम्म। ये हाना टू हाना का एग्जाम्पल हुआ। तीस हाना टू हाना का एग्जाम्पल एक और अपन ने देखा था, शायद तुम लोग भूल गए रह गए। हमने ये बताया था कि एक हमारी कंपनी थी, उसने चाइल्ड कंपनी एक्वायर किया, चाइल्ड कंपनी का भी हाना डेटाबेस था, हमारा भी हाना डेटाबेस था। बट हमें पेरेंट कंपनी और चाइल्ड कंपनी का जब एनालिसिस करते थे, चाहे वो सेल्स का एनालिसिस हो, चाहे वो फाइनेंशियल एनालिसिस हो, रेवेन्यू वगैरह, तो हमें एक सिस्टम पे डेटा चाहिए था। हाँ, दोनों हाना हाना ही थे, बट वो अलग अलग यूजर थे। एक यूजर पे लाने के लिए, एक टीम में लाने के लिए हमने चाइल्ड कंपनी का डेटा भी हमने इसमें लाया, हम्म। पेरेंट कंपनी के डेटाबेस में डाल दिया। इट इज़ लाइक कि फिनेंस एंड एनालिटिक्स था, कॉन्ट्रैक्ट एनालिटिक्स अलग था, बट कॉन्ट्रैक्ट और फिनेंस एनालिटिक्स एक हो गया। तो अब हम ये चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एनालिटिक्स के जितने भी टेबल्स वगैरह है, ये हमारे एप्स हाना में आ जाए, हमारे स्कीमा में आ जाए। तो उसके लिए हमने ईटीएल जॉब बनाया था। उस समय उसने मुझे काउंटर क्वेश्चन ये पूछा था, मैंने उसको ये बोला था कि मैंने ओरेकल टू हाना माइग्रेशन किया है, पोस्टग्रेस टू हाना माइग्रेशन किया, और सैप टू सैप यानी कि हाना टू हाना माइग्रेशन किया। तो उसने मुझे पूछा था कि तुम लोग हाना टू सैप माइग्रेशन करते क्यों हो। उसको ये नहीं पता था। हम्म। मतलब अगर उसको ये नहीं पता कि हाना से हाना में भी डेटा डाला जा सकता है ईटीएल से, तो उसका लेवल समझ सकते कि कुछ अलग था इंटरव्यूअर का। हम रीजन ये बता सकते हैं ना कि सैप टू सैप में, हाना टू हाना में, फॉर लाइक हाँ डिफरेंट यूज केसेस लाइक हाँ, हम। तो उसमें एग्जांपल उसको फिर मैंने बताया कि हम लोग को स्नैपशॉट लेना होता है, हमको फ्रीजिंग करना होता है। हम्म। फिर उसको फिर तब उसको थोड़ा जाके समझा, बट वो फुल्ली कन्वर्स नहीं था उसमें भी। मतलब तो माइग्रेशन का ऐसा कि एक बार तुमने काम कर दिया तो वो फिर देयर इज नो यूज केस ऑफ द पास्ट और द पास्ट टेक्नोलॉजी और पास्ट डेटाबेस व्हाटएवर इट इज। हाँ, अभी अभी फिलहाल के टाइम पे माइग्रेशन का बूम है। आज से 5 साल के बाद माइग्रेशन का बूम नहीं रहने वाला है। हाँ, एक क्योंकि वो बार डेड एंड है ना, एक 2030 क्लाइंट, तक इनको माइग्रेट करना है एस4 आना पे। हाँ, एक क्लाइंट का पूरा डेटा आ गया माइग्रेशन पे, तो प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा, ऐसा है। अभी डिमांड है, पर तो हमें ऐसे ही इसमें जाना जो चीजें एवरग्रीन हो। इवन अभी बीओडीएस, किस पे जाना चाहिए? अभी खुद बीओडीएस एवरग्रीन नहीं है, क्योंकि बीओडीएस का अपडेट नहीं दे रहा है सैप। हाँ। उसने काम करना बंद कर दिया 4.3 के बाद। करती रहती हूँ उसका भी स्टेटस वो आया स्टेटस ठीक है, तो अभी अभी ये मेरा बताने का पर्पस ये था माय वर्क्स में कि पोस्टग्रेस टू हाना का अगर एग्जांपल देखना है, तो सीट का जॉब है जो दोपहर को 3 बजे और रात को 4 बजे चलता है। हाँ। तो ये सीट का जॉब है। तो उसको ओपन करके अगर देखोगे, तो उसमें पोस्टग्रेस का डेटा स्टोर कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। तो पोस्टग्रेस का डेटा स्टोर हमने एक बार क्रिएट कर लिया, तो फिर नॉर्मल जैसा सोर्स से और टारगेट डिफाइन करते वैसा ही होगा उसके आगे। तो ये बताने का पर्पस था कि, और इसके अंदर एसक्यूएल ट्रांसफॉर्म यूज किया था हम लोगों ने। एसक्यूएल ट्रांसफॉर्म यूज करके हाना में डेटा लेके आते थे हम लोग, सीट का डेटा। अभी भी लेके आता है, अभी भी चलता है। और सेम चीज रैम टीम जो है, वो भी पोस्टग्रेस पे है। तो रैम टीम जो है
पोस्टग्रेस रैम टीम का जब डेटा हमें अपने पास लाना रहता है तो वो पोस्टग्रेस से हाना पे आता है। वो एक एग्जांपल है। और हमें फ्लैट फाइल का एक इसमें अगर हाना टू पोस्टग्रेस लिखा है, उल्टा लिखा है क्या? हाँ उल्टा भी है। पोस्टग्रेस टू हाना भी लाते हैं, हाना टू पोस्टग्रेस भी डालते हैं। हाना टू पोस्टग्रेस कैसे डालना है, जैसा मान के चलो कि नेचुरल अकाउंट का एक्सेस के लिए हमने ये जॉब बनाया था, हम्म। नेचुरल अकाउंट और मैनेजमेंट मैपिंग के लिए। तो मैनेजमेंट मैपिंग रैम के पास अवेलेबल नहीं थी। मैनेजमेंट मैपिंग के एट्रीब्यूट्स है, मैनेजमेंट मैपिंग के अंदर कौन कौन से फील्ड्स आते हैं अंदर, तो तो ये हमने अपने हाना के टेबल में स्टोर करे थे और हमने रैम टीम को फीड करे थे क्योंकि उनके स्क्रीन में वो दिख जाए। हम्म। तो उनके स्क्रीन में दिखने के लिए उनका स्क्रीन जो है पोस्टग्रेस के बेस के डीबी के ऊपर बना है, तो पोस्टग्रेस डीबी में डेटा चाहिए ना। तो पोस्टग्रेस डीबी में डेटा कहाँ से आएगा, जो हम लोग देंगे वो। जब वहां पे एक आईयू के लिए डेटा देते हैं तो वहां पे आईयू नेम लिखो तो वहां पे पूरा नाम लिख के आता है। वैसे ही मैनेजमेंट मैपिंग का आईयू की मैपिंग उनके पास थी, अकाउंटिंग लोकेशन एसओबी सबकी मैपिंग थी। मैनेजमेंट मैपिंग का जो एट्रीब्यूट है उसकी मैपिंग नहीं थी उनके पास, उसकी वैल्यूज क्या वो लोग पॉपुलेट करेंगे वहां पे वो उनको नहीं पता था। तो वो हमने हमने हाना पे सेव करा पहले अपने टेबल में और हाना से उनको भेजा वापस। और एक है पीडी पेस्टिंग। पीडी पेस्टिंग जॉब है, ये मैंने इसके पहले भी बताया था जब फ्लैट फाइल एग्जांपल कर रहा था। तो हम लोग टेबल एज अ सोर्स यूज करते हैं और फ्लैट फाइल एज अ टारगेट यूज करते हैं और एफटीपी सर्वर पे पेस्ट करते हैं। अब ये एफटीपी क्या होता है, एफटीपी सर्वर पे कैसे पेस्ट करते हैं, ये जब तुम पीडी पेस्टिंग का जॉब ओपन करके देखोगे, जॉब पीडी पेस्टिंग, तब तुम्हें समझ में आएगा। और ये हर डेली सुबह 10 बजे चलता है ये जॉब। अच्छा, ये कॉस्ट बैकडेट है, ये जॉब वेदांत ने बनाया हुआ है। और ये जॉब इतना अच्छा है कि इसको मैंने अपने काम में डाल दिया, क्योंकि ये जॉब मैं गया, वेदांत ने जब जॉब बनाया प्रोडक्शन में डिप्लॉय किया उसके बाद मैंने जाके इस जॉब को देखा, इसके अंदर वाइल लूप यूज किया गया है। तो कॉस्ट बैकडेटिंग प्रोसेस को पहले 4 घंटा लगता था, अभी 2 घंटे में कॉस्ट बैकडेटिंग प्रोसेस हो जाती है। ये हम लोग अपना अचीवमेंट करके बता सकते हैं जब ये कॉस्ट बैकडेटिंग का जॉब तुम जाके वहां पे ओपन करोगे। जॉब पूरा एनालिसिस करने में 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, और 15 से 20 मिनट दे दिया तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि ये जॉब हमने ही बनाया है। तो इसके अंदर वाइल लूप यूज किया गया है। अगर तुम्हें कौन सी जॉब का नेम क्या है? जॉब का नेम जॉब ये कॉस्ट फैक्ट डिटेल लोड। नहीं, कॉस्ट बैकडेट जो मंथ एंड पे करता है, तो ये वेदांत को पूछ लेना जॉब नेम, इसका एग्जैक्ट जॉब नेम मुझे भी याद नहीं है। एक मिनट। हेलो। हाँ। अरे मैंने एक जॉब आईडी भेजी आपको, वो किस भाई, हम जैसे डेलॉइट में अप्लाई करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है जैसे व्हाट्स योर रिलेशनशिप विद दिस लाइक द एम्प्लॉय। तो वो मैंने भेजा पर्सनल या हाँ तो उसमें असिस्टेंस डालना एक मिनट, तो पड़ेगा। उसमें क्या बेस्ट ऑप्शन रहता है चूज करना है? जैसे एक होता है बिजनेस क्लाइंट है, हम्म, उसमें बिजनेस क्लाइंट, क्लोज रिलेटिव, बिजनेस अदर नेटवर्क, फॉर्मर क्लासमेट, फॉर्मर कलीग, अदर पर्सनल क्लोज रिलेटिव ऑफ डेलॉइट, पर्सनल हाँ फ्रेंड और एक्विंटेंस और फ्रेंड प्रोफेशनल फ्रेंड डाल दो नेटवर्क। उसमें। हाँ, तो ये वाला जो पर्सनल फ्रेंड एंड एक्विंटेंस वाला है ना, ये वाला पे चलेगा। ये नहीं चलेगा? डलेगा, ये डालूंगा ना यही मैं। डालना है। ठीक है, पर्सनल फ्रेंड और एक्विंटेंस, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ। बाकी मैं देखता हूँ अगर गूगल पे मिल जाता है तो वो थोड़ा आप अच्छे से पढ़ पाओगे जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह। हाँ ठीक है, देख के और निकाल ये के बता दे। हाँ, ये सैपबॉट्स कंसल्टेंट वाला है, ठीक है ठीक है। है ना। और सैप का कोई और देखता है? दो अलग अलग के लिए अप्लाई भी हो सकता है क्या? नहीं, वो फिर एक ही हो, एक साल हाँ में तो एक ही इसका होता है यही शायद। करना रहेगा, यही करते हुए। ठीक है। हाँ। अरे भाई है मेरा डेलॉइट में ही। हाँ, तो
तो ये कॉस्ट बैकडेटिंग का जो जॉब है, इसका जॉब हाँ नेम अगर पता करना है तो ये वेदांत को पूछ लेना, ठीक या है, फिर उससे अभी पूछ जो लूंगा। कॉस्ट बैकडेटिंग करता होगा मंथ एंड पे उसको पूछना। बस तुम्हें जाना है, तुम्हें जॉब क्रिएट भी नहीं करना, कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं करना, जाना है जॉब नेम ओपन करना है और उसका नहीं तो ये फ्लो बनाई कैसा आ किसने रहा है थी वो करा। जॉब, ये कुछ आइडिया है वेदांत क्या? ने उसके बनाई थी, रेपो में देख लेंगे। वेदांत ने बनाया था। वेदांत ने बनाया है। हाँ। हम्म, और यहाँ पे जो है हम लोग जो ओरेकल से डेटा लेते हैं, ये सोर्स जॉब की बात हो रही है, तो सोर्स जॉब का एक बार जो फ्लो होता है वो भी देख लेना, जिसमें हम लोग इंक्रीमेंटल लॉजिक लगाए हुए हैं। इंक्रीमेंटल लॉजिक कैसा वर्क करता है, बैकडेटिंग कैसा वर्क करता है, उसमें लास्ट रिफ्रेश डेट होता है, उस वही बैकडेटिंग डेट होता है, डेज होता है, जो हम लोग डीबी परम में जाके चेंज करते हैं, वो कैसे काम करता है वो देखना है। फुल लोड कैसा काम करता है, ट्रंकेट एंड लोड कैसा काम करता है, डिलीट एंड इंसर्ट कैसा काम करता है, तो ये सब कुछ तुमको अपने सोर्स जॉब में मिल जाएगा। उसके बाद है सीट फ्रीजिंग जॉब। तो सीट फ्रीजिंग जॉब भी हाना टू हाना ही है, और ये एग्जांपल है SCD4 का। मतलब बताया सीट था। का एक हमारा लाइव टेबल है और सीट का हमारा एक हिस्ट्री टेबल है। तो यूजिंग जॉब वी ट्रांसफर लाइव टेबल का डेटा इनटू हिस्ट्री टेबल। एक्सेप्शनल हैंडलिंग अगर तुम्हें देखना है, मैनुअल एक्सेप्शनल हैंडलिंग मतलब यूजर क्रिएटेड एक्सेप्शनल हैंडलिंग, जो हमने कल देखा था, ये वाला, ये वाला। तो ये है वीपीआर स्नैपशॉट जॉब, जो होता है ना, जो वीपीआर मेलर के बाद जाता है, उसमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग डाला हुआ है, तो वहां पे जाके चेक कर सकते हो। और पीवी जॉब जो हम हर संडे को चलाते हैं, हम्म, तो वो पीवी जॉब के अंदर इफ एल्स वाला फ्लो है, ये वाला इफ एल्स वाला जो है ना, कंडीशनल फ्लो, ये वाला यूज किया है। ये वाला फ्लो जो है इस वेदांत के जॉब में यूज किया है। और ट्राई एंड कैच तो मोस्ट ऑफ द जॉब में तुमको मिल ही जाएगा। प्रॉच फ्री जॉब तुम्हें पता होगा कि सिर्फ नाइट में चलता है। नाइट में इसलिए चलता है क्योंकि वो बहुत लोड लेता है, और लोड लेने के बाद अगर वो दिन को चल गया तो एक्चुअली दिन को वैसे भी लोड रहता है। तो प्रॉच फ्री जॉब बहुत लोड रहता है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा कि तुमने कभी जॉब ऑप्टिमाइज किया है, तो उसमें ये बताना कि प्रॉच फ्री जॉब बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लेता था, तो हमने उसको रोल जो होता है ना, जैसा बीएफएम रोल हो गया, ऑप्स रोल हो गया, या बिलिंग रिपोर्ट्स हो गया, रेवेन्यू रिपोर्ट्स हो गया, तो हमने फ्लो रोल के हिसाब से अलग अलग फ्लो बनाया। पहले एक ही था, सारे रोल्स एक ही डेटा फ्लो से चलते थे, तो हमने अलग अलग डेटा फ्लो बनाया। रोल वाइज अलग डिपेंड कर दिया हाँ, हमने ऐसा। तो क्या होता है कि पहले बीएफएम का प्रॉच प्री जनरेट होता है, फिर ऑप्स का प्रॉच प्री जनरेट होता है, फिर बिलिंग रिपोर्ट्स का प्रॉच प्री जनरेट होता है, फिर तो हमने उस प्रोसेस को जो है बायफरकेट कर दिया। ओके। वैलिडेशन जॉब क्या है कि मैंने जो कॉस्ट जॉब और बिलिंग जॉब के अंदर ही वैलिडेशन ऐड किए, वो चेक करना है। तो हमें ये बताना है कि हमने जो मैनुअल टास्क था वो भी, मतलब क्वेरी जाके अलग से फायर करनी होती थी, वो हमने जॉब के अंदर ही ऐड कर दी, जिससे कि हमारा सपोर्ट का जो काम था वो थोड़ा कम हो गया, जिसमें हम वीडियोस के जॉब में जाकर ही चेक कर सकते हैं डेटा का वैलिडेशन। और एक ही एक्सेस रिवोक एक्टिविटी होता है हर क्वार्टर एंड पे, तो उसके अंदर प्रॉक यूज किया गया था, तो जॉब के अंदर प्रॉक कॉल किया गया है, तो ये एक सिनेरियो एक जॉब में था, तो ये है। और पीडी जॉब स्टेजिंग टेबल, तो ये सतीश ने बनाया, तो ये तो तुम वही के वही पूछ सकते हो। तो सतीश ने क्या किया था कि पीडी में डुप्लीकेट्स आ जाते थे पहले बहुत ज्यादा, तो ये सिनेरियो तुम्हें वहां एक्सप्लेन करना है जब तुम्हारा इंटरव्यू होगा। अगर ऐसा सिचुएशन आया अपने वर्क बताने की, पहले सिचुएशन बताना है, तो सिचुएशन बताना है, फिर हमें ये बताना है कि हमने उसको हैंडल कैसे किया जॉब में। तो बात ऐसी थी कि पीडी में पहले बहुत ज़्यादा मिसमैच आते थे, और पीडी में मिसमैच आने की वजह से बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स में अफेक्ट करता था। तो सतीश ने क्या किया कि डायरेक्ट पीडी का जो है ना, पीडी का जो टेबल है प्रोजेक्ट डायमेंशन, तो प्रोजेक्ट डायमेंशन में इंसर्ट ना करते हुए
पहले उसने प्रोजेक्ट डायमेंशन स्टेजिंग में स्टोर किया, और स्टेजिंग में पहले स्टेजिंग में स्टोर होने के बाद उसने पहले ये चेक किया कि इसमें डुप्लीकेट्स है क्या। मतलब मेन टेब अगर डुप्लीकेट्स आएंगे भी तो मेन टेबल में नहीं आएंगे, स्टेजिंग टेबल में आएंगे, और जहाँ स्टेजिंग टेबल में डुप्लीकेट्स आए तो वो मेन टेबल में लोड नहीं करेगा डेटा। तो इससे हुआ ये कि हमारे मेन टेबल में डुप्लीकेट्स नहीं आते आते अभी, वो सिर्फ स्टेजिंग तक रहते हैं। तो पीडी जॉब में कैसा ये हैंडल किया ये तुम्हें सतीश बता देगा। टेम्प वाला है क्या हाँ, ये जॉब टेम्प वाला टेम्प टेबल। अगर तुम्हें पूछेगा कि परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे किया है तो ये प्रॉस्पेरी वाला जॉब बताना है। अगर तुम्हें बोलेगा कि मैनुअल एफर्ट्स कैसे कम किया है तो ये तुम्हें वैलिडेशन जॉब, यानी कि जॉब के अंदर ही हमने वैलिडेशन डाल दिया है ये, और ये कॉस्ट बैक डेट जो मैनुअली करते थे वो, ये बताना है। अगर तुम्हें पूछेगा कि कौन से डेटाबेस या कौन से सोर्सेज से डेटा लाया है, तो हमने पोस्टग्रेस से भी लाया है, ओरेकल से भी लाया है, और हाना टू हाना भी लाया है, और हाना टू पोस्टग्रेस भी किया, तो उसके भी एग्जांपल यहाँ पर है। हमें बैकडेटेड लॉजिक कैसा काम करता है ये भी पता करना है, डिलीट इंसर्ट कैसा काम करता है ये भी पता करना है, और ट्रंकेट लोड कैसा काम करता है ये भी पता करना है। तो हमें सोर्स जॉब जाके देखने पड़ेंगे। ओटीजे यानी फुल लोड, और जो उसका आईएनसीआर होता है तो वो इंक्रीमेंटल लोड। तो इंक्रीमेंटल और ओटीजी में क्या डिफरेंस है ये वहां जाके देखना है। तो ये कम से कम तुम्हारे 10 से 12 जॉब्स है। अगर सिर्फ यही कर लिए तो ये मोर देन इनफ है अपना प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस बताने के लिए। और इसको थॉरोली समझ लेना है, इसको बनाना भी नहीं है। अगर समझ लिया तो हम ये बोल सकते हैं कि ये मैंने ही बनाया जॉब। और यहाँ पे सिर्फ वही जॉब्स है जिनकी फंक्शनैलिटी अलग अलग है, सारे की फंक्शनैलिटी अलग है। और जब भी आंसर करो, जैसा मान के चलो कि वाइल लूप का क्वेश्चन आया तो कॉस्ट बैकडेटिंग का बोल देना सीधा। इफ एल्स का, इफ बोलेगा कि ये कंडीशनल फ्लो यूज किया है क्या तो ये पीवी जॉब बोल देना। अगर बोलेगा कि परफॉर्मेंस कभी इंप्रूव किया है क्या तो प्रॉस्पेरी जॉब का बता देना कि एक ऐसा सिनेरियो था पीवी जिसमें जॉब कौन रोल्स थे। सा है? पीवी जॉब, पीवी जॉब पीवी जॉब है ना, ये हर संडे को चलता था जब डेली रेवेन्यू में, अगर तुम होगे तो याद होगा, हर संडे को हम एक प्रोसेस चलाते थे। तो वो यश तुम्हारे को जॉब का नाम दे देगा, पीवी अनयूटिलाइज्ड ऐसा कुछ है उसका जॉब नेम। तो ये यश से मिल जाएगी ये सारे, ये पीवी नेम की डिटेल्स। कॉस्ट बैकडेटिंग वेदांत बता देगा। पीडी जॉब स्टेजिंग जो टेम्प टेबल है तो वो सतीश बता देगा, या फिर पीडी का जॉब ओपन करोगे तो उसमें तो दिख ही जाएगा। और सीट का ये ओपन करोगे जो रात को 4 बजे और दोपहर को 3 बजे चलता है, तो उसमें सीट का पता चलेगा कि कैसे हम पोस्टग्रेस से डेटा ला रहे हैं, क्योंकि पोस्टग्रेस में काम करने का मौका बहुत नहीं मिलता है। और ये एक क्वेश्चन पूछता है कि तुमने ऐसा कोई सिचुएशन है जो तुमसे गलती हो गया था, या फिर ऐसा कोई सिचुएशन जो तुमने हैंडल किया है प्रोडक्शन पे। तो एक बार मैंने पैरामीटर जो फ्रीजिंग करते हैं वो गलत सेट कर दिए थे। जून और जुलाई में मुझे कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि जून और जुलाई में सिर्फ 1 ही लेटर का फर्क है। तो डेटा जो था डिलीट इंसर्ट करता था, तो वो डेटा डिलीट हो गया बट इंसर्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पैरामीटर गलत सेट कर रखा थे। तो उसके वजह से जो 6 लाख रिकॉर्ड्स थे वो डिलीट हो गए। मतलब लोड नहीं हुए वो अलग, और डिलीट हो गए पिछला महीने का वो अलग। मतलब जुलाई महीने में मैंने जून का ही पैरामीटर सेट है ऐसा समझा था। जून के में जून का ही डाल दिया। जून में जून नहीं, जुलाई मंथ में मुझे फ्रीजिंग करनी थी रात को 10 बजे। जुलाई मंथ के लिए, जुलाई मंथ में, जुलाई के मंथ के लिए करनी थी। हाँ हाँ, तो वही तो जून का डाटा फिर से डाल दिया आपने। नहीं, जून का डेटा डाला नहीं, क्योंकि उसको सोर्स में जून का डेटा मिला ही नहीं। तो जून का डेटा भी गया और जुलाई का तो हुआ ही नहीं लोड। हाँ फिर, हाँ, तो फिर हुआ ये कि उसके आगे की प्रोसेस हमने किया, बट सुबह उठ के मुझे नाइट शिफ्ट करके मतलब दोपहर तक भी बैठना पड़ा था उसके लिए। तो फिर उसका हमने इमरजेंसी ई फिक्स भेजा था
और सोर्स से उसको डेटा फिर से कैसा लाया जाए वो चेक किया था, तो फिर वो हो गया था 2 बजे तक, दोपहर तक। तो हुआ कैसे था? उसमें फिर हमने जो सोर्स में जो था ना सोर्स में जुलाई का डेटा था, जून का नहीं था। हाँ। तो हमने जुलाई का डेटा जून में भी लोड किया, जुलाई में भी लोड किया, और जून में जो लोड किया था उसको अपडेट स्टेटमेंट चला के जून कर दिया। तो बट डेटा चेंज नहीं हुआ होगा? और डेटा चेंज हुआ था उसमें। उसमें एस्केलेशन आया था, वो जो सचिन कामबट है उसने एस्केलेट कर दिया था कि पहले मैं रिपोर्ट निकालता था तो अलग डेटा आता था, अभी नहीं निकालता तो अलग डेटा आता है। तो ये प्रॉब्लम आई थी, बट वो हैंडल नहीं हो तो गया। हमारे पास कुछ बैकअप नहीं होता, जैसे सपोज हमारे से हाँ, तो डिलीट हो उसके जा रहा है। बाद हमने बैकअप जॉब बनाया, जो उसके बाद हमने बैकअप जॉब बनाया कि लाइव टेबल से हिस्ट्री टेबल में डालना है, सीट का हिस्ट्री टेबल भी है। ओके। तो नहीं तो सोर्स से कैसे चला गया राकेश भाई डेटा? मतलब हम तो क्योंकि सोर्स टारगेट में वालों। सिर्फ लाइव डेटा रहता है, सोर्स में लाइव डेटा रहता है, नहीं जैसा सीट है तो लाइव सीट कितनी है, जैसा पिछले महीने में मेरी अच्छा, सीट तो जो नागपुर में सोर्स थी। में लाइव डेटा है, तो हाँ, जो मतलब ऑन द डेली बेसिस जो लोड हो ही रहा है हाँ। हमारे टारगेट में, है ना? तो वो नहीं तो फिर ऐसा हम जब कैसे अपने एंड पे होता ला रहे हैं ना तो उसको करंट मंथ देते थे, ऐसा है। है? नहीं, ओके। मतलब वो ये पूछ रहे कि सोर्स से डेटा कैसे हट सकता है? अपन तो इधर से इधर पेस्ट मतलब ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, एक्सट्रैक्ट। नहीं, सोर्स में सिर्फ 6 लाख रिकॉर्ड है, ठीक है। और हम्म। सोर्स में ऐसा कुछ नहीं है कि ये करंट मंथ का है कि प्रीवियस मंथ का है, ऐसा ऐसा स्टोर नहीं होता, उसमें सिर्फ लाइव अच्छा। स्टोर होता है। हम्म। तो एज ऑफ टुडे का डेटा है सोर्स में, सिर्फ जितना भी है। तो हम्म। 6 लाख एम्प्लॉइज है, मान के चलो कि मेरी सीट पिछले महीने नागपुर में थी, और इस महीने मुझे निकलने इंदौर बुला लिया, तो इंदौर हो गई इस महीने। हम्म। तो पिछले महीने जब मैंने डेटा लोड किया था अपने एंड पे, पिछले महीने जब मैं लाता था डेटा हर दिन, तो वो नागपुर नागपुर ही आता था। और इस महीने जब मैं डेटा ला रहा हूँ तो वो इंदौर इंदौर दिखाएगा, मेरे नाम के आगे मेरा क्यूबिकल आईडी जो है इंदौर का दिखाएगा सीट में। हम्म। हम्म। तो जो सोर्स है उनके पास ये ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि 1 महीना पहले कौन सा इसका सीट था, वहां पे सिर्फ इंदौर दिखाएगा। और अच्छा। हमारे एंड पे हम लोग मेंटेन मंथ वाइज करते थे कि हम्म। जैसा 1 तारीख आ गया तो हम उसको जो भी डेटा है उसको हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये जनवरी का नया डेटा है। डेटा। और पिछले मंथ का जो 31st को जो हम सीट फ्रीजिंग रात को इसलिए करते हैं, हम्म। 12 बजे के पहले इसलिए करनी होती है क्योंकि उस दिन का जितना भी डेटा है वो दिसंबर मंथ में आ जाए, हम्म। और अगले दिन 1 तारीख को जो भी पहला रिफ्रेश होगा वो जनवरी का लेगा। हम्म। इसीलिए सीट प्रोसेस मंथ एंड पे करते हैं, लास्ट डे पे करते हैं। हम्म। ओके। राकेश भाई, इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन एरर यू हैव फेस्ड एंड हाउ यू फिक्स्ड इट, और क्या डिफिकल्टी फेस करते थे, तो हम उस पर क्या आंसर करेंगे? देखो, मोस्ट कॉमन एरर जो है, अच्छा मैं यहाँ पे लिख रखा है वो एक्चुअली, अगर ठीक है। हाँ, ये लिखा था क्वेश्चन इसमें, ट्रिपल आर है, हाँ। ये वाला नहीं है, इसमें दे रखा है मैंने कहीं तो। देखो, मोस्ट कॉमन एरर जो है वो आता है, एक तो सबसे पहला जो एरर है वो है इसका, डेटा टाइप अगर सोर्स पे चेंज हो गया और हमने चेंज नहीं किया बीओडीएस में, या फिर हाँ। टेबल री इम्पोर्ट नहीं किया, पुराना ही डेटा टाइप है, हाँ। तो वो इनवैलिड डेटा टाइप करके फेल हो जाएगा। ये बहुत बार होता है। और दूसरा कि डुप्लीकेट्स इंसर्ट करने जा रहा है तो यूनिक कंस्ट्रेंट एरर आएगा। तीसरा कि डीबी डाउन है, कोई ये डाउन टाइम वगैरह चल रहा है तो कनेक्शन नहीं हो पाता है, वो टीएनएस एरर वो सब आएगा। तो उस टाइम पे ये वो कनेक्शन वाला एरर आता है। ओके। इसमें लिख रखा है ना यार कहीं तो मैंने।
चलो ठीक है, मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। तो मोस्ट कॉमन एरर यही होता है। डेटा स्टोर का पासवर्ड किसी ने चेंज कर दिया तो हो गई दिक्कत उसमें फिर। नहीं, इन जॉब जॉब में कौन कौन से एरर फेस करते हो? जॉब में तो अपने एक ही देखा मैंने, SMTP, वो तो हाँ, वो मेल से ही SMTP आती। होता है। और एक डाउन टाइम चल रहा है और उस समय पे जॉब चला रहे हो, यानी कि कनेक्शन नहीं बन रहा है, हम्म। वो फेल हो गया। और या तो मोस्ट डिफिकल्टी डेटाबेस नहीं पूछते कि डाउन जॉब है। क्रिएशन में क्या डिफिकल्टी आई, या ऐसा कुछ? जॉब क्रिएशन में क्या डिफिकल्टी आई वो तो तुमको तब पता चलेगा जब तुम जॉब बनाओगे, हाँ, तो बट ऐसे नहीं बता पाएंगे। सामने वाले को तो हमको यही बताना है ना कि हमने तो बनाई है, तो हमें क्या हाँ, तो डिफिकल्टी। तुमको उसके लिए ना ये इतनी ही जॉब, सिर्फ 12 जॉब्स लेके चलो और 12 जॉब्स बना दो, बस 3-4 दिन लगेंगे। जैसा जॉब बना हुआ है वैसा हम्म। अपने फोल्डर में दूसरा जॉब नेम दो और उसको एज इट इज वैसा ही जॉब बनाने का ट्राई करो। वहां जो कंडीशन दी है अपने जॉब में भी वैसे ही कंडीशन दो, तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तुम टेबल कंपैरिजन यूज करना सीख जाओगे, तुम हिस्ट्री प्रिजर्वेशन यूज करना सीख जाओगे, सब यूज करना सीख जाओगे तुम। ये वाइल अलविदान को लूप, पकड़ना पड़ेगा। हाँ, ये कॉज बैकडेट जॉब तुम खुद से बनाओ। हाँ, वाइल लूप कैसा काम करता है, प्री स्क्रिप्ट पहले वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है स्क्रिप्ट में लूपिंग कंडीशन के लिए, तो वो तुम खुद से लिखो। उसको पकड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसको पूछना है कि जॉब नेम बता और तुम मिरर जॉब हाँ। बनाओ अपने फोल्डर में। ठीक है। तुम्हें रिक्वायरमेंट भी मैं समझ तो में आएगी, क्या हो रहा है अंदर वो सब समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। और उसमें 100% चांसेस है कि वो तुम मिरर जॉब भी बनाओगे और जो मेन जॉब है वो रन होगा लेकिन तुम्हारा जॉब रन नहीं होगा। तो ये हाँ, समझ लो कि तुम्हें डिफिकल्टी आ गई और तुम्हारा सॉल्यूशन उसके सामने रहेगा, बट तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ और जो मेन जॉब है वहां पे क्या है, वो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। बट वो थोड़ी देर के बाद ट्राई करने के बाद पता चलेगा ये सब। तो ये अलग अलग टाइप्स के जॉब है, ये बना लिए तो पूरा BODS कवर है, BODS इंटीग्रेशन कवर है। अच्छा, हमारी यूनिट टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, वही मतलब? यूनिट टेस्टिंग यानी कि जो अब हम डेवलपमेंट में जॉब बना लेते हैं और हम्म। यूएटी पे जब ले जाते हैं हम्म। तो यूएटी के भी स्टेप्स लिखते हैं। तो हम्म। यूटी में जब जॉब रन करके देखते हैं तो वो यूनिट टेस्टिंग हो गई, तो उसका अप्रूवल भी मिलता है यूनिट टेस्टिंग अप्रूवल का। और कोई दूसरा है हाना है, तो वहाँ पे हम टेस्ट केसेस डाल के देखते हैं, तो वो भी यूनिट टेस्टिंग का ही पार्ट होता फील्ड मैपिंग क्या होता है? है। फील्ड मैपिंग। फील्ड मैपिंग, ये जो क्वेरी ट्रांसफॉर्म में मैपिंग करते हैं ना, इसको फील्ड मैपिंग बोलते हैं। ये फील्ड यानी कॉलम, कॉलम की मैपिंग, ये क्वेरी ट्रांसफॉर्म में है ना, ये जो कर रहे हैं ना मैप टू आउटपुट हम लोग, हाँ। ये फील्ड मैपिंग है। अच्छा। VODS बहुत छोटा है ऐसा लगता है, I mean जावा जैसा वास्ट नहीं है। हाँ, जावा जैसा वास्ट नहीं है। इवन इवन SAP के हर मॉड्यूल छोटे छोटे हैं, दिखते बड़े हैं, हम्म। ठीक है। इवन हाना भी छोटा अब है। जैसे, अब इसमें आई है डिलॉयट में, तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईडोक, वापी, RFC एंड LSMW। हाँ, तो वो तुमको अलग से पढ़ने पड़ेंगे और सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उसका तुम्हें S/4HANA का एक्सेस लगेगा। एंड देन S/4HANA इज डिफरेंट ना? हाँ, वो डिफरेंट है। मेरे इसमें है, मैं दिखाता तुम्हें S/4HANA। पूरा BODS क्लोज कर देता हूँ। तो मोस्टली जो वो अपनी ये में यहाँ से ABAP की दिख रही है मुझे, और S/4HANA देखो, ABAP है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाँ। और वो तुम अगर हाना में जाओगे ना तो पर्सपेक्टिव में तुम अपने को ABAP भी दिखता है, BW भी दिखता है, तो BW में भी ABAP यूज होता है। हाँ, तो ये वाला जो है ना, ABAP on HANA और ABAP on ये BW S/4HANA का ऐसा। लॉगिन है, ये वाला। हम्म। ECC का है क्या, ये क्या हाँ, है? ये तुम्हारा S/4HANA का ये स्क्रीन है।
ये क्या होता है, SDLC क्या होता है राकेश भाई? कहाँ है SDLC? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो लाइफ उसका है, साइकिल। वो है माइग्रेशन का टाइप है। अच्छा। आईडॉक दिखाओ, आईडॉक यार, बीओडीएस क्लोज कर दिया। आईडॉक आईडॉक इसी में ही होता है, बीओडीएस में ही। दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये पहले दिन जो सेशन लिया था उसमें भी बताया था। उसमें क्लियरली मेंशन है, मस्ट हैव स्किल्स में 3 से 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑन SAP BODS, देखो देखो, हैंड्स ऑन जो एक्सपीरियंस ऑन SAP एस फोर HANA हाना जो इम्प्लीमेंटेशन। यूज करता रहेगा ना, वो भी वो सारे माइग्रेशन टेक्निक यूज नहीं करता। हम्म। प्रोजेक्ट में सिर्फ कुछ ही माइग्रेशन टेक्निक्स यूज होते हैं, तो हर प्रोजेक्ट में अलग अलग माइग्रेशन टेक्निक यूज हो सकती है, तो वो लिख सब कुछ देते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है कि अगर 4 दिए है, 4 में से 2 भी टेक्निक अगर तुम्हें पता है तो तुम कर सकते हो। देखो यहाँ पे है ना, ये एडॉक लिखा हुआ है, तो हम्म। बीओडीएस से एडॉक कर सकते हो। बट तुम्हारे हमारे बीओडीएस में एडॉक नहीं दिखा रहेगा, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ईसीसी से कनेक्ट हुआ है, तो माइग्रेशन है ECC ना। क्या होता है? एक होता है ईआरपी, एक होता है ईसीसी। ये भाई ईसीसी का फुल फॉर्म नहीं पता, ईआरपी का सिस्टम फुल फॉर्म पता है, क्योंकि अपना जो सिस्टम है ये ईआरपी सिस्टम है। अपना प्रोजेक्ट फिनेंस का जो है अच्छा। वो ईआरपी सिस्टम है। ईसीसी से जब कनेक्शन बनाएंगे बीओडीएस में, तब ये हायरार्की और आईडॉक और ये ओडीपी ऑब्जेक्ट ये आएगा। अदरवाइज नॉर्मल आएगा। देखो ये ऐसा नॉर्मल अपने जो टीसीएस के प्रोजेक्ट में दिखता है, ऐसा दिखता है। ये भी एक आध वीडियो होगा ना इसका, वो देख के देख सकते हैं, और वीडियो क्या। वीडियो से नहीं समझ में आता है। जब तक ये स्क्रीन वगैरह अपने सामने खुला नहीं होगा ना, तब तक नहीं समझ में आएगा। जाके हम लोग करेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। करेंगे कैसे और? करेंगे यानी बेसिक भी कर लिया उसका तो ठीक है, बट थेराटिकल करके इसमें नहीं कर सकते, वो पकड़ लेगा। एक बार जो है ना, ये हुआ था कि डेटा करप्ट हो गया था सीट का। करप्ट यानी डिलीट हो गया था हमारे एंड पे। आ नहीं रहा था और बीओडीएस जॉब फेल हो रहा था, तो उसका रीजन ये था। या तो तुम इसको बता सकते हो कि डिफिकल्टी इन डेवलपमेंट बता सकते हो, या फिर ये पूछा कि कोई चैलेंज फेस किया है, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन फेस किया, तो उसमें बता सकते हो कि हम लोग जो है पोस्टग्रेस 12 यूज कर रहे थे डेटा स्टोर क्रिएट करते टाइम। यहाँ पे अगर ऑप्शन होगा तो मैं क्रिएट करता हूँ डेटा स्टोर। ऑप्शन आता है वहाँ पोस्टग्रेस, और ये देखो यहाँ पे पोस्टग्रेस 10 है। हम 12 यूज कर रहे थे, लेकिन सोर्स जो है पोस्टग्रेस 15 पे माइग्रेट कर गया, और हमें बताया नहीं सोर्स टीम ने। जब हमने बैक ट्रैक किया, तब हमें पता चला कि हमारा जो डेटा स्टोर है इसको अपडेट करना पड़ेगा, या जो पोस्टग्रेस एसक्यूएल का वर्जन जो 12x है उसको 15x करना पड़ेगा। तब जाके हमें हमारा जो डेटा करप्ट हो गया था वो सही होगा। ये प्रॉब्लम हमने फेस करी थी, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको 3-4 दिन लग गए थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। इसके लिए हमने डीबीए टीम का हेल्प लिया था। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि डेटाबेस वर्जन का मिसमैच हो गया था, और सोर्स एंड पे 15 यूज कर रहे थे और हम बीओडीएस में 12 यूज कर रहे थे, इसलिए डेटा करप्ट हो गया था। करप्ट यानी ये ऐसा एम्प्लॉय नेम के जगह ऐसा कुछ कुछ कैरेक्टर आ रहे थे, जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं ना, जैसा क्वेश्चन मार्क हैश, वैसा वैसा सब आ रहे थे। और ये चीज तेजा पवन वो सब आ गए थे, क्योंकि सीट का जॉब 3-4 दिन से रिफ्रेश नहीं हो रहा था। तो तेजा पवन को भी नहीं समझ में आया, तो फिर हम लोग डीबीए टीम के साथ पास गए सभी लोग। ऐसा होता है ना कि ब्रह्मा जी कुछ वरदान दे देते हैं, फिर वो राक्षस लोग उसका मिस यूज करते हैं, तो फिर वो विष्णु के पास जाते हैं। वैसा ही हो गया था। तो इसको पढ़ना तो समझ में आ जाएगा। पूरा पूरा इजी है ये सब कुछ।
VODS में कुछ नहीं है, और थेराटिकल तुम्हें ऑलरेडी पता है जितना तुम लोगों ने प्रोजेक्ट में वर्क किया है, बस तुम्हें और कुछ जॉब्स बनाने हैं, बस बनाने हैं या फिर देखने हैं, जो भी है तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। ठीक है राकेश भाई। ठीक है, देन रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।